हेलो एंड वेलकम टू सी लतीफ़्स एकेडमी। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। आज हम आप लोगों के साथ आपका जो सिक्स्थ लेक्चर है वो डिस्कस करेंगे और इस लेक्चर के साथ ही आपका जो है फर्स्ट चैप्टर जो है बिजनेस स्टडीज का वो कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट से मेरा मतलब है इंक्लूडिंग एडिशनल टॉपिक्स, इंक्लूडिंग एनसीईआरटी टॉपिक्स एंड इंक्लूडिंग जेके बोस में जो आपका मेन सिलेबस है, तो वो सारा कंपाइल करके आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा आज। और मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि बुक में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, चाहे बीच में एज केस स्टडी है, चाहे बुक के पीछे शॉर्ट टाइप लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस है, आप उनको एक बार अटेम्प्ट करेंगे। उनको जो हमने लेक्चर्स पढ़े उनके साथ लिंक करके समझने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो बन सकते हैं। और इस तरीके जो चैप्टर है, इसमें जो टॉपिक्स हमने पढ़े, इससे क्या क्या अंडरस्टैंडिंग आपको हो जानी चाहिए। ठीक है, चलिए तो हम आज का जो है जो शुरू करेंगे आज का टॉपिक। आज के टॉपिक से पहले लास्ट क्लास में मेरे पास जो हमने नए इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो फ्रेश कॉन्सेप्ट्स है, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स है, उनको लेके कुछ डिस्कशन किया था। तो उसमें एक जो क्योरी मेरे पास कॉमन क्योरी आई थी वो एसपीवी को लेके आई थी। तो एक बार उसको डिस्कस करके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे एसपीवी क्या होता है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, आपके समझने के लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट्स है। और बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट आपको इन सब टर्म्स के बारे में एटलीस्ट बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो एसपीवी क्या होता है। मैंने आपको ये कहा कि मेरे पास सपोज मान लीजिए एक मेन कंपनी है, से कंपनी ए। ये मेरे पास मेन कंपनी है, कंपनी ए। अब ये कंपनी किसी बिजनेस में है, किसी लाइन ऑफ एक्टिविटी में है ऑलरेडी, पता नहीं कितने सालों से 10 सालों से, 15 सालों से है। अब एसपीवी क्या होता है, अगर ये कंपनी कंपनी ए जो है कोई स्पेशल पर्पस अटेन करने के लिए एक फ्रेश कंपनी जो है उसको फ्लोट करती है। क्या मतलब है, समझिए मेरे साथ कि कंपनी ए को फॉर एग्जांपल एक नई कंपनी कंपनी बी को टेक ओवर करना है, मर्ज करना है अपने साथ, या इसको एक नई लाइन ऑफ एक्टिविटी स्टार्ट करनी है, नया बिजनेस स्टार्ट करना है। ठीक है, एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है जिसके रिस्क अलग है, जिसके कॉस्ट अलग है, जिसकी कैपिटल अलग से है। तो नॉर्मली जो आजकल ट्रेंड है वो क्या है कि ये कंपनी जो है, जो उसकी कोर बिजनेस या कोर कंपनी है कंपनी ए, ये इस नाम से या इस ब्रांड से या इस लाइन ऑफ एक्शन में ये बिजनेस नहीं करती। ये क्या करती है, एक नई कंपनी कंपनी बी फ्लोट करती है स्पेशल पर्पस के लिए, कंपनी बी। ठीक है, और इस कंपनी बी से ये आगे ये फ्रेश काम करेगी। सपोज इसको नई कंपनी फ्लोट करनी है, तो कंपनी बी को एक बार क्रिएट करके कंपनी बी जो है वो नई कंपनी को मर्जर करेगी या टेक ओवर करेगी। ठीक है, पहली कंडीशन ये है। दूसरा ये है कि इसको कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है, तो ये अपने ब्रांड नेम से अपने नाम के अंडर नहीं करेगा। ये एक फ्रेश कंपनी फ्लोट करके इस फ्रेश कंपनी के नाम से ये बिजनेस स्टार्ट करेगी। और ऐसी कंपनीज को हम बोलते हैं एसपीवीज, जो कंपनी किसी स्पेशल पर्पस के लिए फ्लोट की जाती है। बैंकिंग में मैंने एग्जांपल दी थी कि ये कॉन्सेप्ट ज्यादा यूज होता है बिकॉज बैंक्स जब अपने एनपीए जो होते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है, उनको सेल करते हैं, वो तो थ्रू करते हैं एसपीवीज। एसपीवीज जो है कंपनी फ्लोट करके उनको सेल कर देते हैं। ठीक है ये चीज। तो ये एक ऐसी कंपनी है जो किसी पर्टिकुलर स्पेशल पर्पस के लिए बनाई जाए, चाहे वो पर्पस एक नया बिजनेस हो, चाहे वो पर्पस मर्जर एक्विजिशन हो, चाहे वो पर्पस अपने एनपीएस को सेल आउट करना हो। तो इस पर्पस से एक नई कंपनी जो है वो एक एग्जिस्टिंग कंपनी जो है फ्लोट करती है। अब पर्पस क्या होता है, इसका रीजन क्या होता है कि एक कंपनी क्यों नई कंपनी फ्लोट करती है, वो अपने नाम से क्यों नहीं नया बिजनेस या नई लाइन ऑफ एक्टिविटी टेक ओवर करती है। रीजन बीइंग कि जो इसका एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर या एग्जिस्टिंग रिस्क स्ट्रक्चर होता है, अपना रिस्क और एग्जिस्टिंग कैपिटल जो होता है, कंपनी उसको छेड़ना नहीं चाहती। कंपनी जो है वो उस नए वेंचर के रिस्क को जो है वो नहीं चाहती कि वो उसके एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को जो है वो इंपैक्ट करे। इसीलिए वो इस एक्टिविटी को फ्रेश नेम के अंडर, फ्रेश कंपनी के अंडर फ्लोट करती है, ताकि उसका एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल, एग्जिस्टिंग रेवेन्यू मॉडल, एग्जिस्टिंग रिस्क जो उसकी है, जो उसके रिस्क एग्जिस्टिंग है, जो उसके एग्जिस्टिंग एक्सपोजर्स है, वो उनको ना छेड़े। ठीक है,
तो कुल मिला के ये बात है कि अगर एक एग्जिस्टिंग वेंचर, एक एग्जिस्टिंग कंपनी एक फ्रेश कंपनी को फ्लोट करती है, एक फ्रेश कंपनी को क्रिएट करती है किसी स्पेशल पर्पस के लिए, वो स्पेशल पर्पस मैंने कहा क्या हो सकता है, टेक ओवर हो, नया बिजनेस स्टार्ट करना हो, या अपना एनपीए सेल आउट करना हो, तो ऐसी एक्टिविटी, ऐसी कंपनी को हम बोलते हैं एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल्स। और ये जो है आज के टाइम में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, आज के टाइम में बहुत ज्यादा इन यूजेज है कि जब भी एक कंपनी कुछ नया कुछ करना होता है तो वो एग्जिस्टिंग कंपनी को नहीं छेड़ती, वो उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए फ्रेश एक नई कंपनी फ्लोट कर देती है। ठीक है, तो चलिए पिछले टॉपिक की कुछ पेंडेंसी थी, आई होप कि अब आपको कोई चीज क्लियर हो गई होगी और इसमें आपको ज्यादा अभी रिसर्च करने की, समझने की जरूरत नहीं है, बस आप इन टर्म से फेमिलियर होने चाहिए। रीजन बीइंग कि आप कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं और आज के टाइम में जो नई डेवलपमेंट्स हो रही है उनके बारे में आपको आइडिया, एक बेसिक आइडिया जो है होना चाहिए। जैसे आप आगे आगे बढ़ेंगे इस पूरे अपने करियर में तो आपको और बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है वो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी। अभी के लिए इतना आपके लिए सफिशिएंट है और आपके सिलेबस का भी ये पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई सब सिलेबस की बातें। अब हम आते हैं मेन जो आपका लास्ट टॉपिक जो बच रहा है, जो एनसीईआरटी और जेके पोस्ट के लिए कॉमन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम उसकी तरफ एक बार आते हैं। तो वो टॉपिक क्या है हमारा, टॉपिक हमारा है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो एक बार इसको स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूँ ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है। ठीक है, इससे पहले हमने जो पढ़ा था, हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। याद होगा आपको, हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। तो मैंने क्या कहा था तब, मैंने कहा था कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है नेचर ऑफ बिजनेस। यानी हम कुछ क्वालिटीज, एक एक्टिविटी में कुछ क्वालिटीज देख के हम ये कह सकते हैं कि वेदर ये एक्टिविटी बिजनेस है या नहीं। तो जो हमारे 5 या 7 टेस्ट हमने दिए थे, 5 या 7, ठीक है, आप ये रिकॉल कर पाएंगे जिनने हमारे साथ ये लेक्चर सीरीज देखी हुई है। तो 5 या 7 टेस्ट एक एक्टिविटी पे करके आप ये बता सकते हैं कि ये एक्टिविटी बिजनेस कैटेगरी में फॉल करती है या नहीं। उसको हमने बोला था ये होता है कैरेक्टरिस्टिक, किसी एक्टिविटी का नेचर, किसी बंदे का नेचर। लेकिन अब जो ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है एंड रिजल्ट, कि ये एक्टिविटी करके मैं क्या अचीव करूंगा। ठीक है, एंड रिजल्ट्स टू बी अचीव्ड, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। किसी भी काम का ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है कि इस ये काम के करने से मैं क्या रिजल्ट्स अचीव करूंगा। वैसे तो ये बेसिक सी बात है लेकिन ये बताना इसलिए जरूरी है कि कभी कभार हम एग्जामिनेशन में या जब भी हमसे क्वेश्चन आता है हमारे पास, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑब्जेक्टिव और कैरेक्टरिस्टिक्स से क्या मतलब था और किस में हमें क्या लिखना है। तो कभी हम सेम लिख के आ जाते हैं, कभी हमारी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती कि नेचर और ऑब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस है। तो पहले हमें क्वेश्चन में डिफरेंस समझना है, तब हम आंसर को अकॉर्डिंगली कर पाएंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, नेचर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, एंड रिजल्ट टू बी अचीव्ड। ठीक है, आई होप ये काफी क्लियर हो जाए, आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो अभी हमें क्या पढ़, नेचर हमने पढ़ लिया है, अब हमें पढ़ना है एंड रिजल्ट, कि एक बिजनेस क्या ऑब्जेक्टिव्स अचीव करता है या अचीव अगर नहीं करता क्या अचीव करना चाहिए। ठीक है, तो हमने इसको 4 कैटेगरीज में बांटा है कि बिजनेस जो है, बिजनेस ये 4 एक्टिविटीज जो है इनको अचीव करना उसका गोल होना चाहिए। इन्हीं को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, तो इनको हमने 4 सब हेड्स में जो है वो डिवाइड किया हुआ है। पहला हेड क्या है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, या फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स भी बोल सकते हैं। दूसरा है फिर से इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, लेकिन पहले के सामने लिखा है मेन, इसका मतलब जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स है, जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स है बिजनेस के। दूसरा है अदर देन बेसिक, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स, यानी ये बेसिकली इसलिए किए जाते हैं ताकि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ही अचीव किए जाए। इनका पर्पस प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना ही होता है। ठीक है, इसके बाद मैंने एक कैटेगरी बनाई है स्टेक होल्डर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसको डिटेल में समझेंगे क्या होता है। और लास्टली हमने बताया है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, इसमें 2 कैटेगरी बनाई है, मॉरल या फोर्स। अब हम इन चीजों को डिटेल में समझेंगे। तो अभी के लिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस को हमने ब्रॉडली 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स मेन, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स सेकेंडरी, स्टेक होल्डर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव्स, चाहे मॉरल चाहे फोर्स्ड। अब हम इन 4 चीजों को जो है डिटेल में पॉइंट वाइज समझेंगे।
ठीक है, चलिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, तो इकोनॉमिक वर्ड हमने पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं। इकोनॉमिक का मतलब रिलेटेड टू फाइनेंस, जिसका एंड गोल जो है वो पैसा हो, फाइनेंस हो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जहां से हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव किसी भी बिजनेस का होता है, किसी बिजनेस एंटरप्राइज का होता है, वो होता है प्रॉफिट कमाना। अब यहां पे आपको लग सकता है कि ये मिस टाइप हुआ है, प्रॉफिट 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 प्रॉफिट, बट ऐसा नहीं है, हमने जानबूझ के लिखा है वो ये चीज एम्फसाइज करने के लिए कि बिजनेस का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंड प्राइमरी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट। बिजनेस आपको पता है कोई चैरिटेबल एक्टिविटी तो है नहीं। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंडिविजुअल, कोई एसोसिएशन, कोई ग्रुप ऑफ पर्संस एक बिजनेस एक्टिविटी को अंजाम देना चाहता है, तो उनका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंड प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है उस इस एक्टिविटी से प्रॉफिट या सरप्लस कमाना। ठीक है, इस गोल के बजाय बजाय अगर ये गोल नहीं होगा, अगर ये ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, इस गोल के बजाय, इस गोल को अचीव किए बगैर कोई भी बिजनेस जो है वो बिजनेस सरवाइव एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो प्रॉफिट मेन इंग्रेडिएंट है, मेन ऑब्जेक्टिव है किसी बिजनेस के होने के लिए, किसी बिजनेस की एग्जिस्टेंस के लिए जो मेन ऑब्जेक्टिव हमारा है दैट इज प्रॉफिट ओनली। तो प्रॉफिट इज द मेन ऑब्जेक्टिव जो भी कोई बिजनेस अचीव करना चाहता है। अब प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट बेसिकली होता है सरप्लस, यानी जो मेरा कॉस्ट है, जो मेरा कॉस्ट है किसी एक्टिविटी को करने का। मैं कोई बिजनेस एक्टिविटी की एग्जांपल ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने डिसाइड किया कि मैं एक रेस्टोरेंट खोलूंगा, बीइंग अ बिजनेस एक्टिविटी। अब इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, रेस्टोरेंट खोलने का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? ये तो नहीं है कि मैं आके लोगों को खाना खिलाऊंगा रेस्टोरेंट पे, इसलिए तो मैं रेस्टोरेंट नहीं खोलूंगा। या ये तो नहीं है कि मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, चलो मैं नई नई डिशेस ट्राई करूंगा। तो ये सब चीजें जो है ये एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव नहीं बन सकती। जो प्राइमरी रीजन है वो ये होगा कि अगर मैं रेस्टोरेंट में अपना फूड का कॉस्ट, अपना स्टाफ की सैलरी, जो मेरे कॉस्ट रेस्टोरेंट बनाने में लगते हैं, फूड की कॉस्ट, स्टाफ की सैलरी, और जो भी कटलरी वगैरह मैं रेस्टोरेंट के लिए ले आऊंगा, ये सब अगर मैं जोड़ूं, ठीक है, ये सब अगर मैं जोड़ूं से ये मेरे पास बन जाएगा 2 लाख बाई सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब मैं ये गुड्स और सर्विसेज सेल करूंगा रेस्टोरेंट पे, मींस जब मैं ये फूड एज अ सर्विस जो है सेल करूंगा रेस्टोरेंट पे, तो मैं इतना कम से कम वहां से ऑब्टेन करूं पैसा कि वो मेरे इस 2 लाख को एक तो कवर कर सके और इसके ऊपर जो है मुझे सरप्लस दे सके। ठीक है, तो जब तक ये सरप्लस नहीं होगा किसी बिजनेस में, तब तक वो कोई बिजनेस जो है एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा। तो ये सरप्लस जो अचीव करने की चाहत होती है, जो विल होती है टू अचीव सरप्लस आउट ऑफ दिस एक्टिविटी, ये इस बिजनेस का, किसी भी बिजनेस का जो है मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो प्रॉफिट क्या होता है? बेसिकली प्रॉफिट इज बेसिकली सरप्लस अचीव्ड या ऑब्टेन्ड बाय सप्लाइंग गुड्स एंड सर्विसेज। जब भी मैं गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई करता हूं, तो मैं उसमें से कुछ सरप्लस जो है वो डिराइव करना चाहता हूं, बिकॉज बिजनेस इज नॉट अ चैरिटेबल एक्टिविटी। तो जो प्राइमरी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव किसी भी बिजनेस का है वो मेरे पास है अचीविंग द प्रॉफिट, अचीवमेंट ऑफ सरप्लस। और ये चीज हमने पहले भी डिस्कस करी हुई थी। ठीक है, और प्रॉफिट आपको याद अगर हो तो प्रॉफिट हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आता है और ऑब्जेक्टिव में भी आता है। रीजन बीइंग दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस। ठीक है, तो हमने पहले ही आपको कहा कि हमने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को, जो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, मेन और सेकेंडरी। वो जब हम पढ़ेंगे तो आपको वो चीज क्लियर हो जाएगी कि मेन और सेकेंडरी क्यों है। प्रॉफिट आपको पता है हमेशा मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस में आ जाएगा। ठीक है, अब सेकेंडरी की बात करते हैं। अब हम करते हैं बात जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है मेन में अंडर इकोनॉमिक हेड। ठीक है, वो होता है मार्केट स्टैंडिंग। ठीक है, और ये वन ऑफ द मेन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव बिजनेस का होता है। अब मार्केट स्टैंडिंग का क्या मतलब है? मार्केट स्टैंडिंग का ये मतलब है, इसको आप रेपुटेशन भी बोल सकते हैं। यानी हर कोई बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है, हर कोई बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि उसकी मार्केट में एक रेपुटेशन क्रिएट हो। ठीक है, उसकी मार्केट में एक रिकॉग्निशन क्रिएट हो।
इसको हम गुडविल भी बोलते हैं, अभी हम टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे। एक रेपुटेशन, एक रिकॉग्निशन क्रिएट हो, और इसको हम कलेक्टिवली बोलते हैं मार्केट स्टैंडिंग। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपको मार्केट में फॉर एग्जाम्पल कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट लेने जाना हो, एक एग्जाम्पल लेते हैं अभी। सबसे पहले डिस्क्लेमर ये है कि जब भी हम कोई चीज को समझाने के लिए कोई एग्जाम्पल लेते हैं, तो उस टाइम पे जो भी सूटेबल एग्जाम्पल हमारे माइंड में आती है हम उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये ना हमारी बायसनेस को शो करता है, ना ये हमारी किसी पर्टिकुलर पर्सनल एक्सपेक्टेशन को शो करता है। इट इज जस्ट लाइक उस चीज को समझाने के लिए जो भी एग्जाम्पल उस टाइम पे माइंड में आएगी हम उसको बोल देते हैं। ठीक है, सो वी आर नॉट सॉलिसिटिंग एनीथिंग, इट इज जस्ट कि इस टाइम पे ये चीज मुझे इसके साथ अप्रोप्रिएट लगती है। आगे बहुत सारी एग्जाम्पल्स हम चीजों को समझाने के लिए देने वाले हैं। तो एग्जाम्पल है फॉर एग्जाम्पल बटर की। जब आप फॉर एग्जाम्पल बटर लेने मार्केट में जाते हैं, ठीक है, तो अब बटर एक प्रोडक्ट है। ठीक है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्ट्स जो मार्केट में होते हैं। अब बटर जब आप लेने जाएंगे तो भाई बटर के साथ आप कौन सा नेम एसोसिएट करेंगे, बटर के साथ कौन सा ब्रांड एसोसिएट करेंगे? तो नॉर्मल 90% 80% सिनेरियो में बटर के साथ जो नेम एसोसिएट करते हैं वो है अमूल का। रीजन बीइंग कि इस कंपनी ने, इस ब्रांड ने मार्केट में अपनी ऐसी स्टैंडिंग बनाई हुई है कि हम बटर को ही रिकॉग्नाइज करते हैं किसके साथ, अमूल के साथ। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं पेंट की। हमारे पास पेंट में कुछ ब्रांड्स हैं स्पेसिफिक, एशियन पेंट्स, नैरोलैक, बर्जर। ठीक है, तो अब जब आप मार्केट में जाते हैं ये पेंट लेने, तो आप इन नामों के साथ, आप इन ब्रांड नेम्स के साथ, बर्जर, नैरोलैक, एशियन पेंट एग्जांपल दी, आप इनके साथ एक प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। वो कैसे हो गया? एक प्रोडक्ट की पहचान एक कंपनी के साथ कैसे हो जाती है? वो हो जाती है बाय देयर मार्केट स्टैंडिंग। जो उन्होंने मार्केट में वो नाम, वो क्वालिटी, वो रेपुटेशन क्रिएट की है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, कि आप एक प्रोडक्ट को एक नाम के साथ, एक ब्रांड नेम के साथ एसोसिएट करते हैं, जानते हैं। तो अगर हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस की बात करें, तो जो सेकंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस होता है कोई भी बिजनेस का, वो ये होता है कि वो मार्केट में अपनी एक स्टैंडिंग क्रिएट करे, मार्केट में अपनी एक रेपुटेशन क्रिएट करे, मार्केट में अपना उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके एक नाम क्रिएट करे। ठीक है, तो ये नाम क्रिएट करना इज एन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस। अब क्वेश्चन ये है कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्यों है? क्योंकि जब आप नाम क्रिएट करेंगे, तो ऑब्वियसली जो जब भी वो प्रोडक्ट किसी बंदे की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो हमेशा आपसे ही या कोशिश करेगा कि आपसे एसोसिएटेड ब्रांड से ही प्रोडक्ट ले, बिकॉज आपने अपना नाम क्रिएट किया है। इस नाम से क्या होगा? आपकी सेल बढ़ेगी, आपकी कस्टमर बेस बढ़ेगी, और उस कस्टमर बेस से इफेक्टिवली आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक है, आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे। तो बिजनेस का जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है, सेकंड ऑब्जेक्टिव अंडर मेन कैटेगरी, वो है मार्केट स्टैंडिंग अपनी डेवलप करना। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट जो पार्ट है बिजनेस का, जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में आता है, वो उसको हम बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी क्या चीज होती है? या मुझे इसको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। इसकी पीपीटी आपको दे देंगे तो कोई इशू नहीं है। बाकी आप अपने सिस्टम का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इनकेस आपको ये चाहिए होगा तो, और बाकी बाद में आपको नोट्स भी दे देंगे, तो कोई उतना इशू है नहीं। तो अब हम नेक्स्ट पे आते हैं प्रोडक्टिविटी। ठीक है, प्रोडक्टिविटी का क्या 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 मतलब होता है? प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है दूसरे वर्ड्स में एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी। एक्चुअली इसको और हम थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। दो चीजें होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी एक्टिविटी के दो पहलू होते हैं। हम अगर एक एक्टिविटी को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, वेदर इट इज सक्सेसफुल और नॉट, हम दो चीजें देखते हैं। एक को हम बोलते हैं इफेक्टिवनेस, और दूसरे को हम बोलते हैं एफिशिएंसी। ये दो चीजें होती है। ये दो चीजें जो होती है, बहुत ध्यान से समझना। कोई भी एक्टिविटी, खैर बिजनेस के लिए तो हम इसको यूज करें, कोई भी एक्टिविटी को मेजर करने के लिए कि क्या ये एक्टिविटी राइट डायरेक्शन में जा रही है या नहीं, हम दो पैरामीटर्स पे उस एक्टिविटी को मेजर करते हैं, एक इफेक्टिवनेस, एक एफिशिएंसी। अब ये क्या होता है मेरे साथ समझेंगे। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है वेदर एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी
is achieving the purpose for which it was created। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आप बिल्कुल इसमें ज्यादा पैनिक मत करिए, इसको एक्सप्लेन करेंगे चीजों को। एक इफेक्टिवनेस का मतलब क्या एक्टिविटी वो रिजल्ट अचीव कर पा रही है जिसके लिए हमने वो एक्टिविटी अंजाम दी थी, अंडरटेक की थी। एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है, आउटपुट कंपेयर टू इनपुट। इसको हम एक और नाम दे सकते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, अब इसको समझेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अपनी एग्जांपल लेता हूं इस चीज को समझने के लिए, आप उससे रिलेट कर पाओगे कि आप लोग मुझसे बिजनेस स्टडीज का बैच पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर इस एक्टिविटी का एंड रिजल्ट या पर्पस देखे, वो क्या पर्पस है? पर्पस है कि मैं आपको ये बैच जो है वो कंप्लीट करके दूंगा, मैं आपको ये सिलेबस जो है वो कंप्लीट करके दूंगा। और अगर मैंने आपको ये सिलेबस कंप्लीट करके दे दिया, अगर मैंने आपको सिलेबस कंप्लीट करके दे दिया, तो इसका मतलब ये है कि हमारे बैच जो है वो इफेक्टिव रहा। इफेक्टिव का क्या मतलब है? इसने वो पर्पस अचीव किया जिस पर्पस के लिए ये बैच था, जिस पर्पस के लिए आप लोग मेरे पास आए थे और जिस पर्पस के लिए हम लोगों ने ये बैच को शुरू किया था, दोनों एंड से वो पर्पस अचीव हो गया। तो आप कहेंगे हाँ ये बैच जो है वो इफेक्टिव रहा। इफेक्टिवनेस में आप सिर्फ इतना देखेंगे कि जिस पर्पस के लिए ये बैच क्रिएट किया गया था, जिस पर्पस के लिए हम लोग इकट्ठे आए थे, क्या वो पर्पस हमारा अचीव हुआ या नहीं। ठीक है, अंडरस्टूड। बट दूसरा एस्पेक्ट आता है एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है? एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि सपोज मैं आपको यही बैच जो है वो 12 महीने कंप्लीट करके लगा के कंप्लीट करूं, तो बैच तो मैंने कंप्लीट कर लिया, पर्पस तो अचीव हो गया, लेकिन आप कहेंगे कि हमारी एफिशिएंसी जो है वो सही नहीं थी। ठीक है, तो हमारा बैच इफेक्टिव था लेकिन एफिशिएंट नहीं था। एफिशिएंट किस लिए नहीं, क्यों नहीं था? क्योंकि हमने जो रिसोर्सेज यूज किए 12 महीने इस आउटपुट को अचीव करने के लिए, वो आप कहेंगे कि वो एफिशिएंटली हमने यूटिलाइज नहीं किए। हम इसी बैच को 4 से लेकर 5 मंथ तक कंप्लीट कर सकते थे या करना चाहिए था। तो इन दैट केस ये इफेक्टिव रहेगा लेकिन एफिशिएंट नहीं रहेगा। ठीक है, पॉइंट टेकन। अब इसी एग्जाम्पल को आप बिजनेस सिनेरियो में, इसी एग्जाम्पल को रेप्लिकेट कीजिए, इसी एग्जाम्पल को आप बिजनेस सिनेरियो पे इंप्लीमेंट कीजिए कि एक बिजनेस है, वो भी अपना बिजनेस कर रहा है लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी उतनी नहीं है। यानी उसके पास जो रिसोर्सेज है, बिजनेस के पास कौन से रिसोर्सेज होते हैं? बिजनेस के पास होते हैं, ये आपको पता होगा, मैन, उसको हम लेबर भी बोलते हैं, मटेरियल, कैपिटल, ठीक है, और इन तीनों को मिलाने के लिए मैनेजमेंट। अब एक बिजनेस के पास मैन भी है, मटेरियल भी है, कैपिटल भी है और मैनेजमेंट भी है, लेकिन तब भी ये इनका ऑप्टिमम यूटिलाइज नहीं कर पा रहा रिसोर्सेज का। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि बिजनेस जो है ये इनएफिशिएंट बिजनेस है, इस बिजनेस की एफिशिएंसी लेवल जो है वो उतनी नहीं है, बिकॉज इसका जो आउटपुट जो ये प्रोड्यूस कर रहा है फॉर इनपुट वो इसका कम है एज कंपेयर टू सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन। तो अब हमने क्या लिखा है? हमने लिखा है कि बिजनेस करने का एक ऑब्जेक्टिव होता है प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी। इसका ये मतलब है कि मेरे पास जो रिसोर्सेज है मुझे उनको एफिशिएंसी के साथ यूटिलाइज करना है, मुझे उनको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, उनकी मुझे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करनी है, मुझे उनको उस हिसाब से यूटिलाइज करना है कि वो जो रिसोर्सेज हो बिजनेस में प्रोडक्टिव रहे। और अगर बिजनेस प्रोडक्टिव नहीं रहेगा, प्रोडक्टिविटी रेट अपनी मेंटेन नहीं करेगा, तो ये बिजनेस जो है धीरे धीरे मार्केट से वाइप आउट हो जाएगा। ठीक है, अगर एक लेबर, एक मटेरियल, एक मशीनरी को मैं एफिशिएंट यूटिलाइज नहीं कर रहा हूं, मैं उसको जो उसके शिफ्ट है उनको यूटिलाइज नहीं कर पा रहा हूं, तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि इस एफिशिएंसी की वजह से मैं मार्केट से बाहर चला जाऊंगा। इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए, आप बिजनेस सिनेरियो में ले लेते हैं। सपोज मैंने एक मशीनरी इंस्टॉल की, सपोज मैंने एक मशीनरी इंस्टॉल की एज अ बिजनेस। ठीक है, मैं एक मशीनरी इंस्टॉल की। अब इस मशीनरी का जो आउटपुट है, जो एवरेज आउटपुट है एनुअल,
से इट इज 50,000 यूनिट्स, ठीक है, लेकिन पूरे साल में मैं ड्यू टू वन रीजन अनदर इससे 20,000 यूनिट्स ही प्रोड्यूस कर रहा हूं, ठीक है। अब आप खुद देखिए, मुझे इस मशीनरी की डेप्रिसिएशन जो है वो तो देनी ही देनी है, ये मशीनरी सपोज मैंने लोन पे ली है तो जिसका इंटरेस्ट तो देना ही देना है। अब इशू क्या है, मैं अगले साल भी बाकी 30,000 यूनिट्स प्रोड्यूस तो कर सकता हूं, लेकिन जो मेरी एफिशिएंसी लेवल है उसकी वजह से क्या होगा कि मैं इस साल अपना डेप्रिसिएशन और लोन का इंटरेस्ट नहीं दे पाऊंगा, एंड फाइनली मैं इस बिजनेस से बाहर वाइप आउट भी हो सकता हूं, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी यानी एफिशिएंट एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो हर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव रहता है, और अगर हम ध्यान से देखें तो ये भी इसीलिए है ताकि हम प्रॉफिट कमा पाए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फाइनली ये सारा कहां चला जाता है, इस प्रॉफिट की तरफ, ठीक है। फाइनली ये सारा चला जाता है इस प्रॉफिट की तरफ, क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ने से क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ने से क्या होगा, मेरा आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस होगा, ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस होगा, ज्यादा आउटपुट सेल होगा, ज्यादा आउटपुट सेल होगा तो ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट, मार्केट स्टैंडिंग और एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज या एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मेरे पास क्या होते हैं, मैन, मटेरियल, कैपिटल एंड मैनेजमेंट एज अ बिजनेस, ठीक है। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जिसको हम बोलते हैं सर्वाइवल एंड ग्रोथ। दो चीजें हैं, सर्वाइवल एंड ग्रोथ। अब इस चीज को समझिए, सर्वाइवल एंड ग्रोथ का क्या मतलब होता है, ठीक है, ये चीज हमने यहां भी लिखी है। सर्वाइवल एंड ग्रोथ का क्या मतलब होता है, देखिए एक बिजनेस हमारे पास जो है, ठीक है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एज ए ह्यूमन बीइंग भी जो हमारी पहली प्रायोरिटी है तो सर्वाइवल की होती है, और सर्वाइवल के बाद हम ग्रोथ की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब पहले सर्वाइवल को समझिए बिजनेस सिनेरियो में, बिकॉज इंडिविजुअल सिनेरियो में हमने इस चीज को डिस्कस किया हुआ है। बिजनेस सिनेरियो में सर्वाइवल का क्या मतलब होता है, सर्वाइवल का मतलब ये होता है कि जो हमने पहले भी डिस्कस किया था उसको फिर से समझेंगे कि मैं एटलीस्ट आउट ऑफ दिस बिजनेस इतना रेवेन्यू या इतने रिसोर्सेज जनरेट तो कर पाऊं कि मैं इस बिजनेस को नेक्स्ट साइकिल के लिए कर पाऊं, ठीक है। अब इसको आप समझिए, बिजनेस में एक कॉन्सेप्ट होता है, आप लोग शायद इस टर्म को पहली बार सुन रहे होंगे, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। थोड़ा ध्यान से आप इस चीज को समझेंगे कि आपके लिए शायद ये पहली बार टर्म होगा। इसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। हम बिल्कुल बेसिक एग्जांपल से शुरू करेंगे, ऑपरेटिंग साइकिल का क्या मतलब होता है, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं, इधर से हम शुरू करते हैं। आप एग्जांपल ले लीजिए एक रेडीमेड गारमेंट बिजनेस की, ठीक है, रेडीमेड गारमेंट बिजनेस की, और आप मान लीजिए ट्रेडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, ट्रेडिंग है, ठीक है। ट्रेड मतलब सिंपली परचेज एंड सेल, ठीक है, परचेज एंड सेल। अब मेरे पास ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, ऑपरेटिंग साइकिल मेरे पास ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे परचेज कर रहा हूं, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं परचेज कर रहा हूं, ठीक है, मैंने परचेज किया इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है, मैंने परचेज किया रेडीमेड गारमेंट से 1 लाख रुपए का। अब आप इस चीज को समझते होंगे, अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे कि अगर मैंने आज की डेट में 1 लाख रुपए का रेडीमेड गारमेंट परचेज किया तो क्या मेरा ये आज ही बिक जाएगा सारा, क्या आज ही मैंने आज परचेज आज ही सेल करूंगा सारा, तो 90% ऑफ केसेस में आंसर इज नो। होगा क्या, से एग्जांपल के लिए मेरा जो ये स्टॉक है ये 2 महीने के लिए रहेगा मेरे शोरूम पे, ठीक है, 2 मंथ्स मेरी शोरूम पे रहेगा। इस 2 मंथ्स को हम बोलते हैं टेक्निकली स्टॉक होल्डिंग पीरियड, ठीक है, स्टॉक होल्डिंग पीरियड। इसका क्या मतलब होता है बेसिकली, बिल्कुल सिंपली लॉजिकली समझेंगे, वो टाइम पीरियड जिसके लिए जो स्टॉक है, फिनिश्ड गुड्स जो है वो मेरे शोरूम में पड़े रहेंगे, बिकॉज आपको ये पता है कि परचेज और सेल में जो है वो टाइम होता है, ठीक है। तो इन 2 महीनों को हम बोलते हैं स्टॉक होल्डिंग पीरियड, ठीक है, पॉइंट टेकन, ये स्टॉक होल्डिंग पीरियड हो गया। अब इसके बाद सपोज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरी सेल हो गई, ये मेरे पास सेल आप इसको बोलेंगे, पॉइंट ऑफ सेल है। अब क्या सेल के टाइम पे ही मेरे पास पैसे आ जाएंगे,
वो डिपेंड करेगा कि मेरी कैश सेल है या क्रेडिट सेल है। तो अगर मेरी क्रेडिट सेल है, फॉर एग्जाम्पल मेरी सेल क्रेडिट है कुछ परसेंटेज, तो ये जो पैसा है मेरे पास यहां पे आएगा। किधर आएगा? पैसा मेरे पास यहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको, इस पीरियड ऑफ टाइम को हम बोलते हैं डेटर होल्डिंग पीरियड। ठीक है, ये चीजें आप धीरे धीरे आगे समझेंगे। डेटर होल्डिंग पीरियड क्यों? क्योंकि इस टाइम में मेरा डेटर बन जाएगा। डेटर मतलब जिसको मुझे पैसे देने हैं, जिसको मैंने ये सेल किया, इसने कैश नहीं दिया। तो अब अगर आप गौर से देखें, सपोज लेटर है 3 महीने बाद पैसे दिए, तो टोटल ऑपरेटिंग साइकिल इस बिजनेस का है 5 महीने। यहां पे मेरे पैसे रियलाइज हो जाएंगे। ठीक है, यहां पे मैंने कैश इन्वेस्ट किया था, जो मैंने यहाँ पे कैश इन्वेस्ट किया था 1 लाख, या लोन लेके इन्वेस्ट किया था जो मैंने किया था, यहां पे वो 1 लाख मेरा वापस 1 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एग्रीड। अब पॉइंट क्या है? अब पॉइंट ये है कि इस इंटरवीनिंग टाइम में मुझे खर्चे करने हैं, मुझे शोरूम की रेंट देनी है, मुझे शोरूम की सफाई करवानी है, मुझे अपने सेल्समैन की सैलरी देनी है, मुझे ये सब खर्चे जो है इस पीरियड ऑफ टाइम में देने पड़ेंगे। बट मेरे पास कैश तो नहीं है, कैश मेरे पास यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब कैश मेरे पास इधर आ रहा है। मुझे इस इंटरवीनिंग टाइम में क्या करना पड़ेगा? अगर मैंने ये पैसा जो है इंटरेस्ट पे लिया हुआ है, 1 लाख रुपए जो मैंने परचेज की थी, अगर मैंने ये इंटरेस्ट पे लिया हुआ है, मुझे इसका इंटरेस्ट भी सर्व करना है, अगर मैंने इंटरेस्ट पे लिया है तो। ठीक है, ये सब निकालना है। और सबसे बड़ी चीज, जो मैं एज अ ओनर, एज अ एंटरप्रेन्योर, इस बिजनेस, इस एक शॉप, ये शोरूम मैंने स्टार्ट किया है, मुझे इन 5 महीनों का खुद का भी तो खर्चा निकालना है। अगर मैं लाख का लाख ही वापस निकाल रहा हूं, तो मैं खुद क्या करूंगा? अगर मेरा एग्जाम्पल 10,000 रुपए मेरा पर मंथ खर्चा है, तो ये 50,000 रुपए भी निकालने हैं, जो मेरा कॉस्ट है यहाँ बैठने का। बिकॉज मैं भी तो उस दुकान पे बैठ के काम कर रहा हूँ, एज अ ओनर वहां पे मैं बैठा हूँ, मैं भी तो कुछ कर रहा हूँ। तो मुझे अपना प्रॉफिट आप बोलो, मार्जिन बोलो, मुझे वो सब निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर मैंने वो सब निकाल दिया, ये सब निकाल के ये सब पैसे मैं निकाल पाया, तभी मेरे पास यहाँ पे फिर से कैश आएगा, और फिर से मेरा ये ऑपरेटिंग साइकिल जो है स्टार्ट होगा। मैं फिर से ये पैसा क्रेडिटर को दूंगा, नया माल लूंगा और नया बिजनेस स्टार्ट करूंगा। तो इस सिनेरियो में इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सर्वाइवल प्रोसेस। ठीक है, सर्वाइवल का क्या मतलब होता है कि बिजनेस का प्राइमरी फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव ये है कि वो इतने फंड्स, इतने गुड्स एंड सर्विसेज को एटलीस्ट प्रोड्यूस कर सके, या इतने प्रॉफिट्स को एटलीस्ट कमा सके कि वो अपने ऑपरेटिंग साइकिल में खुद को सस्टेन कर सके। अगर बिजनेस इस साइकिल में खुद को सस्टेन नहीं कर सकता, ये खर्चे नहीं दे सकता, तो ये बिजनेस शटडाउन की नौबत पे आ जाएगा। ये इंटरेस्ट सर्व नहीं कर सकता, तो ये शटडाउन की नौबत पे आ जाएगा। तो इस एस्पेक्ट को हम बोलते हैं सर्वाइवल, यानी बिजनेस को बेसिकली उतना प्रॉफिट या उतना जो है रिसोर्सेज प्रोड्यूस करने पड़ेंगे ताकि वो खुद को सर्वाइव करवा सके। ठीक है, ड्यूरिंग दिस ऑपरेटिंग साइकिल वो खुद को सर्वाइव कर सके। ठीक है, सर्वाइवल मतलब बेसिक, अपने आप को सस्टेन करना, या दूसरे वर्ड्स में अपने आप को मरने ना देना। तो उसके लिए जो है, जो बेसिक प्रॉफिट या बेसिक जो रिसोर्सेज है, जो बेसिक उसकी अपनी लेवल है रिसोर्सेज प्रोड्यूस करने की, बिजनेस को उस लेवल तक रिसोर्सेज जो है वो प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। अदरवाइज ये बिजनेस जो है ये बंद हो सकता है। और ये मैं ऑपरेटिंग साइकिल इसलिए समझाया बिकॉज ऑपरेटिंग साइकिल, हर बिजनेस का एक ऑपरेटिंग साइकिल होता है, और उस ऑपरेटिंग साइकिल में बिजनेस को खुद को सस्टेन करना पड़ेगा। अब किसी में ऑपरेटिंग साइकिल 5 महीने का होता है, किसी में बहुत कम होता है, बिकॉज कुछ बिजनेस में सारी सेल कैश में डेटर नहीं होते, स्टॉक फटाफट से निकल जाता है। तो हर बिजनेस का अलग अलग ऑपरेटिंग साइकिल होता है, लेकिन ऑपरेटिंग साइकिल होता ही होता है, और उस साइकिल में खुद को जो है बिजनेस को सस्टेन करने की जरूरत है। तो सर्वाइवल जो है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो होता है वो बिजनेस का होता है। ठीक है, अब सर्वाइवल के बाद जो कॉन्सेप्ट होता है ग्रोथ का कॉन्सेप्ट। अब इसी एग्जाम्पल को अगले लेके चलेंगे। ठीक है, ग्रोथ का क्या मतलब होता है? ग्रोथ का क्या मतलब होता है? हम किसी को ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल एक लेमन लैंग्वेज में ग्रोथ का क्या मतलब होता है? ग्रोथ का मतलब ये होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू करते हैं, सर्वाइवल को हम ग्रोथ के साथ लिंक करते हैं। मैंने एग्जाम्पल क्या ली थी कि 1 लाख रुपए का मैंने यहाँ पर क्रेडिट पे माल परचेज किया बेसिकली। उसके बाद मैंने इसको 2 महीने शोरूम में रखा, उसके बाद 3 महीने डेटर के पास रहा। 3 महीने बाद मेरा पैसा यहाँ पे 1,20,000 रुपया आ गया, जिसमें से मैंने लाख रुपया वापस क्रेडिटर को दे दिया। यही है ना? 10,000 रुपए के खर्चे कर दिए, लाख रुपए क्रेडिटर को दे दिया, 10,000 के एक्सपेंस किए, और जो है 10,000 मैंने खुद को रख लिए एज अ एंटरप्रेन्योर। ठीक है, हो गई एक चीज हो गया। अब यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे पास और ये लाख रुपए
मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे मेरा कैश रिलीज हो गया, अब यहाँ पे मैं और परचेजेस करूंगा, ठीक है, और परचेजेस अब यहाँ पे मैं करूंगा, ठीक है, और यही मैं करता रहूंगा करता रहूंगा करता रहूंगा। तो इसमें ग्रोथ कहाँ पे है? इसमें ग्रोथ तो कहीं नहीं है। मैं यहाँ पे लाख रुपए का माल खरीद रहा हूँ, लाख रुपए का बेच रहा हूँ, 10,000 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा हूँ, बीच में 1,20,000 का बेच रहा हूँ, 10,000 के खर्चे, 10,000 का प्रॉफिट, और इसी इसी चीज को कंटिन्यू 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 कर रहा हूँ, और यही करके मेरा बिजनेस हर दिन हर टाइम पे मैं यही एक्टिविटी कर रहा हूँ। तो ये बस सर्वाइवल की बात होती है। लेकिन सर्वाइवल के बाद जो है बिजनेस का जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है हर बिजनेस का, वो होता है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब ये होता है कि ये बिजनेस जो है, ये अगर आज 1 लाख की सेल कर रहा है, इसका ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट होना चाहिए कि मैं आगे 2 लाख या 3 लाख की सेल करूं। और इस ग्रोथ में इसको काम आते हैं प्रॉफिट्स और मार्केट स्टैंडिंग और प्रोडक्टिविटी। कैसे? कि अगर मैं यहाँ पे अपना मार्केट बढ़ाऊं, अपनी सेल को एनहांस करूं, और मैं यहाँ पे 1,20 के बजाय 1,30 जो है वो सेल करूं, 10,000 मेरा बचेगा, एज अ खुद को ले लूंगा, 1 लाख रुपए मैं क्रेडिटर को दे दूंगा, ठीक है, 10,000 रुपए मैं अपने एज एंटरप्रेन्योर ले लूंगा, तो 10,000 रुपए और मेरे पास आए, मैं उनको री इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं उसको फिर से फर्दर इन्वेस्ट कर सकता हूँ, ताकि मैं अपना स्केल ऑफ ऑपरेशंस बढ़ाऊं। नॉर्मली भी कोई भी जो जो एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है, वो कभी नहीं ये चाहेगा कि जिस लेवल पे वो काम कर रहा हो हमेशा उसी लेवल पे काम करे। वो हमेशा चाहेगा कि उसकी कस्टमर बेस बढ़े, चाहेगा, फिर वो कर सकता है या नहीं वो उसकी बिजनेस एबिलिटी पे डिपेंड करेगा। वो चाहेगा उसकी कस्टमर बेस बढ़े, उसकी प्रॉफिट बेस बढ़े, उसकी कस्टमर बेस जो है वो बढ़े, उसकी प्रॉफिट बेस जो है वो भी बढ़े, उसकी सेल्स जो है वो भी बढ़े। तो ये जो हम चाहते हैं कि एनहांस हो हमारी पोजीशन जो है वो एग्जिस्टिंग से एनहांस हो, इस चीज को हम बोलते हैं अपने पास ग्रोथ। ठीक है, मैं जिस लेवल पे आज हूं, मैं उस लेवल पे ना रह के अपने बिजनेस को ग्रो कर। ठीक है, तो इसके साथ हमारा जो प्राइमरी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स जो है वो खत्म हो गया। चलिए, अब हाँ, ये चीज तो खत्म हो गई। अब मैं आपके साथ एक और बात करना चाहता हूँ। ये जो ग्रोथ एज अ बिजनेस ऑब्जेक्टिव है, ये तो ठीक है, करिकुलम के लिए ठीक है, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ में भी आप लोगों को हमेशा जो सीख करना चाहिए, व्हाट यू शुड सीक ग्रोथ। ग्रोथ किस मामले में? यू शुड ग्रो एज अ पर्सन, यू शुड ग्रो एज अ प्रोफेशनल। ठीक है, आपको एज अ पर्सन और एज अ प्रोफेशनल दोनों अपनी लाइफ में क्या करने की कोशिश करनी चाहिए कि आप ग्रो करें। ग्रो करने से क्या मतलब ये है? ग्रो करने का मतलब ये है कि आप कोशिश करें कि आपकी पर्सनैलिटी में आइडेंटिफाई करें जो खामियां है। देखिए, तो ये तो फैक्ट है कि इस दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। हर इंसान के अंदर कुछ बहुत अच्छी क्वालिटीज होती है और कुछ चीजें होती है, लिमिटेशंस बोलो, खामियां बोलो, जिन पे हमें काम करने की जरूरत है। तो जैसे एक बिजनेसमैन अपना बिजनेस एनालाइज करता है, बार बार देखता है कि मैं कहाँ पे मेरे पास स्कोप है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने का, मेरे पास कहाँ पे स्कोप है बिजनेस को ग्रो करने का, वैसे एज अ ह्यूमन हम लोग, आप लोग, हम सबको क्या चाहिए कि हम अपनी लाइफ, अपनी डे टू डे लाइफ को एनालाइज करें, और एनालाइज करके देखें कि एज अ ह्यूमन बीइंग कहाँ पे स्कोप है मेरी ग्रोथ का, मुझ में कौन सी लिमिटेशन है, मुझ में कौन सी खामियां जिन पे मैं काम कर सकता हूँ। और इसीलिए हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ में भी और अपनी प्रोफेशनल, जब आप इस करियर में आएंगे, उसमें भी आप ग्रोथ को सीख करो। आप सीख करो कि आप ग्रो हो, आप आगे बढ़ो, और जैसे आप 1 साल पहले या जैसे आप 6 महीने पहले थे, अगर 6 महीने बाद भी आप वैसे ही पर्सन है, तो आपने अपने 6 महीने जो है वो कंप्लीट वेस्ट किए हैं। अगर मैं ऐसा ही इंसान था जैसा मैं 6 महीने पहले था, तो ऑब्वियसली मैंने अपनी लाइफ के जो 6 महीने वो वेस्ट किए, कि ना मुझ में पर्सनली कोई इंप्रूवमेंट हुई है, ना मुझे प्रोफेशनली कोई इंप्रूवमेंट हुई है। या तो मैं इस बिलीफ के अंडर हूं कि मैं जैसा हूं वैसा सबसे अच्छा हूं, तो वो बिलीफ भी एक बहुत ही डेट्रीमेंटल बिलीफ है इंसान की ग्रोथ के लिए। जब आप ये बिलीव करना छोड़ ही दोगे कि मुझ में कोई स्कोप भी है इंप्रूवमेंट का, मैं जैसा हूं बहुत सही हूं, तो तब आप अपनी ग्रोथ के जो चांसेस है उनको पहले ही खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो हमेशा अपनी ग्रोथ के लिए काम करिए पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। ठीक है, हम बीच बीच में आपको ये सब बातें बताते जाएंगे, ताकि आप एक बेटर प्रोफेशनल भी बने और एक बेटर पर्सन भी बने धीरे धीरे। ठीक है, तो ये चीजें अलग अलग है। वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो एज अ बिजनेस, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग प्रॉफिट, सरप्लस जनरेट करना, सेकंड मार्केट में अपना नाम कमाना,
तीसरा, रिसोर्स को एफिशिएंटली यूटिलाइज करना। चौथा, अपने बिजनेस को सर्वाइव करवाना ड्यूरिंग इट्स ऑपरेटिंग साइकिल, उतना जनरेट करना कि अपने बिजनेस को सर्वाइव कर सके। और पांचवा, सर्वाइवल पे ही अपना पूरा सेटिस्फाई ना होना, सर्वाइवल के बाद इतना रेवेन्यू जनरेट करना कि बिजनेस जो है वो ग्रो हो सके, वो अपनी करंट पोजीशन से आगे बढ़ सके। ठीक है, चलिए, ये बेसिकली सारे फाइनेंशियल या हम बोल सकते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एक बिजनेस के। ठीक है, लेकिन अब इस मेन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बिजनेस को कोई सेकेंडरी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स भी दिमाग में रखने हैं, और अगर वो ये नहीं रखेगा तो इसकी वजह से क्या होगा, वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव नहीं कर पाएगा। ठीक है, और उसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है आज की डेट में इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन। अब ये चीजें आप लोग हमसे बेटर जानते होंगे, रीजन बीइंग कि आपने टेक्नोलॉजी जो है वो आज ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, जिस टाइम में हम लोगों ने पढ़ा तब टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, बट आप लोग टेक्नोलॉजी के साथ ही बड़े हुए हो, तो आपने जो अपना एजुकेशन है मोस्टली टेक्नोलॉजी के जरिए ही की होगी। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन की मैं एग्जांपल देता हूं, आप समझेंगे कि सपोज आपको पता है जब मोबाइल फोन्स आए तो मोबाइल फोन्स का हाउस होल्ड नेम कौन सा था, बताएंगे? आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा, नोकिया, आई होप सबने नाम सुना होगा। जब मोबाइल फोन्स आए थे इंडिया में, वर्ल्ड में, कश्मीर में भी, तो एक हाउस होल्ड नेम हुआ करता था नोकिया, और नोकिया के एडवर्टीजमेंट्स आपको याद होंगे, वो हमेशा टारगेट करते थे किसको, एक मिडिल क्लास इंडियन फैमिली को वो लोग टारगेट करते थे। वो इमोशनल पिच उनका होता था कि कनेक्टिंग फैमिलीज, कनेक्टिंग सो एंड सो, तो एक उनका अपना एडवर्टीजमेंट का बड़ा सही तरीका होता था, एक इमोशनल पिच एक मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए, बिकॉज इंडियन मार्केट बीइंग मोस्टली मिडिल क्लास मार्केट, तो उनके लिए बड़ा सही जा रहा था। अब ये कंपनी कहां पे मात खा गई, ये कंपनी जो है ये कहां पे वाइप आउट हो गई मार्केट से। आज की डेट में अगर आप भी फोन लेने जाओगे तो मुझे नहीं लग रहा कि नोकिया आपके माइंड में भी होगा, ये ऑप्शन भी आपके माइंड में होगा, और शायद अब वो बनाना भी बंद कर दिया बिकॉज उनको पता भाई मार्केट खत्म हो गई। तो ये कंपनी जो एक जमाने में लीडर थी और एक हाउस होल्ड नेम था, ये कहां पे मात खा गई, ये मात खा गई टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन में। क्या मतलब है इसका, जब टेक्नोलॉजी बढ़ी, जब हम मूव किए टुवर्ड्स जिसको हम आज की डेट में बोलते हैं एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर, ठीक है, या ऑपरेटिंग सिस्टम, जब हम मूव किए इस सिनेरियो में, जब हम इस सिनेरियो में मूव किए, तो ये कंपनी जो है अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाई, अपनी चीजों के साथ रह गई, जो चीजें ये कर रही थी जिनमें इसकी कोर एबिलिटी थी उसके साथ रह गई। तो हुआ क्या, दूसरे जो ब्रांड्स आ गए, अब आपको नाम भी पता होगा, मैंने पहले ही बोला जब मैं कोई नाम बोलता हूं तो मैं जो एग्जांपल उस टाइम पे माइंड में आती है उसको उसको बोल देता हूं। ठीक है, इसमें अब हमारी बायसनेस, इसको हमारी बायसनेस ट्रीट नहीं करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम लेंगे अभी एग्जांपल सैमसंग की, या और भी जो बहुत सारे फोन्स आ गए, तो उन्होंने इतना मार्केट शेयर कैसे कैप्चर किया, बिकॉज जो नोकिया था वो ये टेक्नोलॉजी के साथ अडेप्ट नहीं कर पाया। और आज के टाइम में जो भी बिजनेस टेक्नोलॉजी को छोड़ के बिजनेस करेगा वो बिजनेस कामयाब नहीं हो सकता, वो या तो यहां फंसा रहेगा, ठीक है, वो कभी यहां या यहां वाले स्टेज में नहीं आ पाएगा। कोई भी बिजनेस आप देख लीजिए जो आज के टाइम में जो इस टेक्नोलॉजी से अडेप्ट नहीं करेगा वो नहीं कर पाएगा। और आपको पता है दिन ब दिन टेक्नोलॉजी इतनी तेजी के साथ बढ़ रही है कि एक बिजनेस को अडेप्ट करना बहुत जरूरी है, इसके लिए नहीं करेगा तो वो इस मार्केट से बाहर हो जाए, जैसे मैंने नोकिया की एग्जांपल दी। और एक एग्जांपल दे देता हूं, फॉर एग्जांपल अभी कोविड आ गया, 2 साल पहले तक अगर आप देखें तो ऑनलाइन कोचिंग का उतना सिस्टम था नहीं, ऑनलाइन कोचिंग का उतना जो था हम बोल सकते हैं कल्चर नहीं था। ऑनलाइन कोचिंग ऑल्दो अवेलेबल थी बट वो कल्चर नहीं था, मोस्टली जो स्टूडेंट्स थे वो प्रेफर करते थे ऑफलाइन कोचिंग। ठीक है, ये चीज आपको ऑलरेडी पता है। अब पिछले 2 साल में आप देखिए कि कितने जो इंस्टीट्यूट्स है, कितने जो स्कूल्स है, कॉलेज है, वो मूव हुए हैं टेक्नोलॉजी पे। ठीक है, और अगर मूव नहीं होते तो उनको अपने कोचिंग सेंटर बंद कर देने थे। हमारी जो एकेडमी स्टार्ट हुई है ये भी कोविड में ही शुरू हुई है। कोविड से पहले हम ऑनलाइन ही पढ़ाते थे, हम ऑफलाइन भी बच्चों को पढ़ाते थे, बट कोविड में जब बंद हुआ तो हमने उस टाइम पे ये टेक्नोलॉजी का यूज करके कोशिश की कि एजुकेशन लोगों तक पहुंच जाए। तो आप इस चीज को समझिए कि टेक्नोलॉजी को छोड़ के आज सर्वाइवल, ग्रोथ, मार्केट स्टैंडिंग जो हासिल करना है वो इम्पॉसिबल है। तो ये है तो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, कोई बिजनेस इसलिए नहीं आता कि वो टेक कंपनी बने, लेकिन अगर आप इस ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं करेंगे तो आप प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर सकते। तो आज के टाइम में बिजनेस का जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है वो टेक्नोलॉजिकल एडेप्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन।
ये बात आपको बहुत जरूरी समझने की है कि आज के टाइम में विदाउट यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी कोई बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता। ये होम डिलीवरीज का सिस्टम जो है, आजकल डॉक्टर, मेडिसिन, हर चीज आप ऑनलाइन खरीदते हैं, तो ये सिस्टम तो 5 साल पहले तो था ही नहीं। ये टेक्नोलॉजिकल बूम आया, जो भी बंदा इससे पीछे रहेगा वो बेसिकली आज के टाइम में ग्रोथ सर्वाइवल नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहां से हमने शुरू किया। दूसरा, इनोवेशन। इनोवेशन का क्या मतलब, मैंने पहले ही कहा। इनोवेशन का मतलब होता है या तो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करना, या जो ओल्ड प्रोडक्ट्स है उनमें कोई डिफरेंशिएशन क्रिएट करना। क्या मतलब है इसका? इसकी एग्जांपल ले लीजिए। अब ठीक है, नोकिया को रिप्लेस किया सैमसंग ने। अब सैमसंग भी अगर एक ही टाइप के फोन मार्केट में हमेशा देगा तो उससे भी बंदा बोर हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। वो लॉ ऐसा बोलता है कि जब आप एक चीज को बहुत ज्यादा, एक प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा यूज 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 करते हैं, तो आपके लिए उसकी यूटिलिटी या यूजफुलनेस जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, कम हो जाती है। इसके एक एग्जांपल आप प्रैक्टिकल लाइफ में समझ सकते हैं कि जब आप लोगों ने, या कोई भी नया बंदा जब वो बाइक या गाड़ी सीखता है चलाना, तो पहले पहले उसको बड़ा इस चीज का होता है कि मैं बाइक चलाऊंगा चलाऊंगा, तो उसको जब भी मौका मिलता है वो बाइक स्कूटर निकाल के उसको चलाता है। धीरे धीरे जब वो 6 महीने 1 साल ये चीज करने लगता है, फिर इसमें सैचुरेशन आ जाती है इस चीज को लेके। ठीक है, इस चीज को लेके सैचुरेशन आ जाती है। ये ऐसे होता है कि पहले पहले जब कोई चीज होती है हमारे पास, तो हमारे उसका जो इंटरेस्ट लेवल है वो बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, और एक मिनट ऑफ टाइम पे वो सैचुरेशन लेवल आ जाती है, इंटरेस्ट लेवल स्टेगनेंट हो जाता है, फाइनली दिस स्टार्ट्स टू रिड्यूस। ठीक है, ये लॉ जो है दुनिया में जितनी भी मटेरियल चीजें हैं ना, उन सब के लिए है। ठीक है, आप इस बारे में कभी और बात करेंगे कि दुनिया में दो तरीके की चीजें हैं, दो तरीके के परस्यूट्स होते हैं, मटेरियल परस्यूट्स और दूसरे होते हैं इमटेरियल परस्यूट्स। जो भी मटेरियल परस्यूट्स होते हैं दुनिया में, उनके लिए हमेशा ग्राफ यही रहता है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि बीच में कैसी बातें हम करते हैं। मैं आपको एक चीज क्लैरिफाई कर दूं यहाँ पे। आई होप स्टूडेंट्स बोर नहीं हो रहे होंगे इस चीज से, कि एक टीचर के या एक गार्डियन के, जो भी आपके गार्डियन है घर पे, या कल को आप बड़े होंगे, आप किसी के गार्डियन बनेंगे, आप किसी के टीचर बनेंगे, इसके दो रोल होते हैं। ठीक है, एक तो आपको पता ही है एजुकेशन, ये तो आपको ऑलरेडी पता है, एजुकेशन वो तो है ही। हम कहते हैं कि माँ बाप की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या है, बच्चे को एजुकेट करवाना। ठीक है, और दूसरा होता है गाइडेंस। इसको अगर हम उर्दू में बोलना चाहिए, इसको हम बोलते हैं तालीम और तरबियत। ठीक है, तो दो चीजें होती है, दो चीजें एक टीचर एक गार्डियन की जिम्मेवारी होती है। ठीक है, दो चीजें होती है। तो इसीलिए एजुकेशन तो हम कोशिश कर ही रहे हैं कि आप लोगों को दे, और आज के जमाने में एजुकेशन की कमी थोड़ी है। आप ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का यूज करके 10 तरीके से सेम कंटेंट पढ़ सकते हैं, 10 लोगों के व्यूज एक चीज को लेके पढ़ सकते हैं। आज टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी है, आप इसी टॉपिक को लेके 10 लोगों के व्यू पढ़ सकते हैं और अपना एक व्यू क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जो सेकंड एस्पेक्ट है, जब एजुकेशन जितनी ज्यादा बढ़ रही है, उतना जो दूसरी चीज है गाइडेंस, वो कम होती जा रही है। ठीक है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि दोनों चीजें जो है, इस जो फॉर्म हमारे पास है सी लतीफ एकेडमी, इसके इसके जो है यूजेज से, बाय थ्रू दिस मीडियम, हम क्या करें, आप लोगों तक दोनों चीजें धीरे 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 पहुंचाते रहे। ठीक है, तो हम बात ये कर रहे थे कि इनोवेशन क्यों जरूरी है फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। बिकॉज जो भी मटीरियल चीजें हैं दुनिया में, जो भी मटीरियल चीजें हैं, उनकी जो यूटिलिटी का ग्राफ है वो ऐसे होता है, यूटिलिटी और टाइम। ठीक है, जैसे टाइम बढ़ेगा तो इनिशियली आपकी यूजफुलनेस जो है वो इंक्रीज हो जाती है किसी भी चीज को लेके। जब आपको वो चीज कंप्लीटली आपको उस पर होल्ड आ जाता है, उसके बाद इसको बोलते हैं सैचुरेशन। ठीक है, ये सैचुरेशन वाला फेज होता है, स्टैग्नेशन वाला फेज होता है, एंड फाइनली ये रिसीड होने लगता है। ठीक है, इसीलिए आपको एक महीने बाद या 6 महीने बाद अपना जो फोन है वो पुराना लगने लगता है,
यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जितना जितना अच्छा आपको ये मोबाइल फोन लगने लगता है, इसके 6 महीने बाद आपको उतना सही नहीं लगता, बिकॉज आप यूज्ड हो जाते हो, इसकी यूटिलिटी आप लोगों के लिए कम हो जाती है। ठीक है, चाहे वो कोई नई बाइक हो, कोई नई गाड़ी हो, कोई नई ड्रेस हो, हर चीज के लिए लॉ जो है वो चलता है। जो भी मटेरियल चीज है उनके लिए ये लॉ काम हमेशा करेगा, लेकिन जो इमटेरियल चीजें है लाइफ में उनके लिए ये लॉ काम नहीं करता। वहां पे जितना टाइम बढ़ता है उतना उन चीजों के लिए जो है यूटिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। और ये सब चीजें एक्सपीरियंस करने की है, ये सब चीजें एक्सपीरियंस करेंगे लाइफ में तो आप ये चीजें सीखेंगे। ठीक है, तो अब पॉइंट क्या है, वापस आते हैं बिजनेस पे। पॉइंट ये है कि चूंकि अब हमें ये लॉ पता है इकोनॉमिक्स में कि हर चीज की यूटिलिटी जो है वो टाइम के साथ कम हो जाती है, ये तो बिजनेस को ही पता होना चाहिए। क्योंकि इसका मतलब ये है कि अगर सैमसंग ने एक फोन यहाँ पे सेल किया है, तो अभी कस्टमर को जो ये चलाने से सेटिस्फेक्शन हो रही है वो ठीक है, कुछ टाइम तक रहेगी, उसके बाद वो कम हो जाएगी। अब यहाँ पे इसको कोई नई चीज देनी है, अब यहाँ पे हम कस्टमर को फिर से यही फोन दे देंगे तो ये इसको उतना उतना इसका मार्केट में रेस्पॉन्स नहीं रहेगा। तो क्या करते हैं सैमसंग वाले या एप्पल वाले या बाकी मोबाइल फोन वाले, इसी में चाहे या तो अगर यहाँ पे 32 GB था इसको 64 कर देते हैं। सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं कितने पिक्सल्स का कैमरा है, उसको यहाँ पे इंक्रीज कर देते हैं। तो उस फोन में नई 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 चीजें लेके आते हैं ताकि आपको उसकी जो यूजफुलनेस है वो फिर से उसके लिए बढ़ जाए। ठीक है, तो इस चीज को हम बोलते हैं इनोवेशन, या तो एक नई चीज कंप्लीटली ले आना या पुरानी चीज को इस तरीके से डिफरेंशिएट करना ताकि वो आपको जो है नई चीज लगे। ठीक है, और अगर बिजनेस आज के टाइम में इनोवेट नहीं करेगा तो उसके प्रोडक्ट्स की डिमांड जो मार्केट में कम हो जाएगी और फाइनली उसका इंपैक्ट कहां पे पड़ेगा, उसके प्रॉफिट पे पड़ेगा। तो इनोवेशन भी बेसिकली एक जो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है जो टारगेट कर रहा है उसी प्रॉफिट को, बिकॉज अगर आप इनोवेट नहीं करोगे तो आप मार्केट से बाहर हो जाओगे। यू हैव टू इनोवेट। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये तो पहले ही बताया था तो पहले ही बताया था प्रोडक्टिविटी के साथ लिंक करके। अब इसमें बचा कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ठीक है, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए कि अगर बिजनेस कस्टमर सेटिस्फैक्शन अचीव नहीं करेगा तो इसके कस्टमर जो है धीरे धीरे भाग जाएंगे। हर बिजनेस का पर्पस क्या होता है कि उसका कस्टमर उसके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई रहे। ठीक है, मार्केटिंग में एक कोट है, मार्केटिंग में एक कोट है कि अगर एक कस्टमर सेटिस्फाइड है आपका, सेटिस्फाइड कस्टमर, ये आपको एक कस्टमर ला के देगा। अ सेटिस्फाइड कस्टमर टेल्स वन। ठीक है, बट अगर आपका कोई डिससेटिस्फाइड कस्टमर है, ठीक है, अगर आपका कोई डिससेटिस्फाइड कस्टमर है तो ये अपने साथ 10 कस्टमर्स को ले जाएगा। और डिससेटिस्फाइड कस्टमर टेल्स 10। ठीक है, ये मार्केटिंग में एक कोड है, सेटिस्फाइड कस्टमर टेल्स 1 एंड डिससेटिस्फाइड कस्टमर टेल्स 10। तो इसलिए एज अ बिजनेस आपका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो है कि आपका कस्टमर जो है वो आपके प्रोडक्ट से जो है बिल्कुल सेटिस्फाई हो। अगर वो नहीं होगा तो अल्टीमेटली वो अपने साथ कस्टमर भगा ले जाएगा, और कस्टमर के भागने से क्या होगा, फाइनली आपका जो प्रॉफिट है वो इंपैक्ट हो जाएगा। तो अब इसको हम समराइज करते हैं। कुल मिला के जो हमने कुल मिला के जो हमने बात की है वो ये की है कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो दो होते हैं, एक तो मेन और एक सेकेंडरी। मेन होता है हमारे पास कौन सा, प्रॉफिट, मार्केट में अपना नाम बनाना, रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करना, अपने बिजनेस को अपने ऑपरेटिंग साइकिल में सर्वाइव करना, और उसके बाद उसकी ग्रोथ के लिए काम करना। लेकिन इन मेन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमें कुछ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स भी ध्यान में रखने हैं, बिकॉज अगर हमने उन पे ध्यान नहीं रखा हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स जो है वो उसकी वजह से अचीव नहीं हो सकते। लाइक हमें इनोवेट करना है, हमने प्रोडक्ट्स को नया फ्रेश प्रोडक्ट्स मार्केट में डालने, या प्रोडक्ट्स में वो सब चीजें डालनी है जिससे वो फ्रेश लगे। दूसरा, हमें कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिए काम करना है, बिकॉज हमारे पास कस्टमर सेटिस्फाइड होगा अपने और कस्टमर्स को ले आएगा, अदरवाइज अपने से कस्टमर्स को भगा के ले जाएगा। और कस्टमर्स जाएंगे तो मेरा प्रॉफिट जाएगा, मेरी सेल जाएगी, सेल जाएगी तो प्रॉफिट जाएगा। आज के टाइम में कोई भी बिजनेस जो है टेक्नोलॉजी को अडेप्ट और इम्प्लीमेंट किए बगैर सरवाइव नहीं कर सकता, बिकॉज आज के बिजनेसेस जो है वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन बिजनेसेस है, बिकॉज टेक्नोलॉजी का जो इम्पैक्ट है हमारी हर चीज में है। तो विदाउट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टेक्नोलॉजी आज के टाइम में बिजनेस करना पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको अपने कोचिंग सेंटर की एग्जांपल भी दी कि अगर आप कोचिंग सेंटर जाना भी चाहे तो आप नहीं जा सकते। तो अगर कोचिंग सेंटर्स जो है वो टेक्नोलॉजी अडेप्ट नहीं करेंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। फाइनली दिस हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड। ठीक है, तो चलते हैं। अब रहा सवाल स्टेक होल्डर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। ये ऑब्जेक्टिव जो है वो बिजनेस के मेन इसलिए है बिकॉज ये बिजनेस को अपने लिए अचीव करने हैं। जो स्टेक होल्डर स्पेसिफिक का क्या मतलब होता है कि एज अ बिजनेस
ठीक है। मेरी जो डीलिंग होती है बहुत सारे ग्रुप्स के साथ होती है, ठीक है। इनको हम इफेक्टिवली बोलते हैं स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स का मतलब वो सारे ग्रुप या वो सारे ऑर्गेनाइजेशंस, वो सारे ग्रुप ऑफ पर्संस, ठीक है, जिनके साथ बिजनेस को कोई डीलिंग करनी है थ्रू आउट दिस बिजनेस एक्टिविटी। जब तक मेरा ये बिजनेस है, मुझे बहुत सारे ग्रुप्स को अपने साथ लेके चलना, उनके साथ मुझे कोई एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है। तो उन सब ग्रुप्स के लिए मेरी अपने अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले आते हैं इंटरनल स्टेक होल्डर्स, जिनका नाम है एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज तो इंटरनल स्टेक होल्डर है, बिजनेस के अंदर की बात है ना। इन्वेस्टर, कौन से लोग जिन्होंने मेरे बिजनेस में पैसा लगाया है, वो इन्वेस्टर हो गए, ठीक है। उसके बाद मेरे पास कस्टमर, ये तो भी तो बिजनेस का ही पार्ट है, कस्टमर। और इसके बाद अगर हम देखें बाहर, गवर्नमेंट है हमारे पास बाहर, और हमारे पास बाहर लैंडर होते हैं, और भी होते हैं, मेन ये मैंने यहाँ पे लिखे है एक इसको कंप्लीट करने के लिए। अब इनमें से हर किसी स्टेक होल्डर के लिए, हर किसी ग्रुप ऑफ पीपल के लिए मेरे कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, ठीक है। पहला हम स्टार्ट करते हैं एम्प्लॉइज से। एम्प्लॉइज आपको पता है कि हमने पहले ही पढ़ा था कि एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन और बिजनेस। अब जो लोग बिजनेस नहीं कर रहे हैं और वो मेरी बिजनेस में एज एम्प्लॉइज में रिक्रूट किए हैं, सपोज मैंने लेबर रिक्रूट की है, सपोज मैंने मैनेजर्स रिक्रूट किए हैं, सपोज मैंने सीनियर मैनेजर्स रिक्रूट किए हैं बड़ी बड़ी लेवल्स पे, मैंने मैनेजमेंट में डायरेक्टर्स रिक्रूट किए हैं, जो भी एम्प्लॉयज ऊपर से लेकर नीचे तक हो, इनके वेलफेयर का ध्यान रखना ये बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। अब ये प्राइमरी में इसलिए नहीं है कि बिकॉज बिजनेस प्राइमरीली एम्प्लॉयज के लिए तो काम नहीं करता, बिजनेस एम्प्लॉयज के लिए भी इसलिए काम कर रहा है ताकि वो उसके बिजनेस के लिए काम करे और आगे उसके बिजनेस को फायदा हो, ठीक है। ये ऐसे है कि बिजनेस सोचेगा किसके बारे में, अपने एम्प्लॉयज के बारे में, ताकि वो एम्प्लॉयज बिजनेस के बारे में वापस सोचे, ठीक है, फाइनली बिजनेस को प्रॉफिट हो। तो ये ऑब्जेक्टिव बिजनेस का किस लिए है, बिकॉज कॉमन सी बात है कि एक मोटिवेटेड एम्प्लॉय जो होगा वो ज्यादा काम करेगा। अगर एम्प्लॉय को अपनी पर्सनल प्रॉब्लम से ही फुर्सत नहीं है, उसकी सैलरी सफिशिएंट नहीं है, उसके लिए जो वर्क सिनेरियो में वो काम कर रहा है, जो वर्क एनवायरनमेंट जिसको बोलते हैं, वहां पे उसके हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, वहां पे उसके वेलफेयर की चीजें नहीं है, वहां पे उससे ज्यादा काम करवाया जा रहा है, एक्सप्लॉइटेशन की जा रही है, तो एक एम्प्लॉय जब अपने मैटर्स में ही उलझा रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, डिमोटिवेट हो जाएगा। और डिमोटिवेटेड एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी लेवल कम हो जाएगी, तो वो मेरे बिजनेस के लिए डिट्रीमेंटल हो जाएगा। अब ऐसा भी नहीं है कि आप बार बार अपने एम्प्लॉयज को जो है चेंज कर सकते हो, आप बार बार अपने वर्क फोर्स को चेंज नहीं कर सकते, वो भी एक अच्छे बिजनेस की क्वालिटी नहीं है। तो एज अच्छा बिजनेस, एज अ गुड बिजनेस, यू शुड टेक केयर ऑफ योर एम्प्लॉयज। आपने अपने एम्प्लॉयज के वेलफेयर का ख्याल रखना है, बिकॉज एम्प्लॉयज इन टर्न आपके बिजनेस का ख्याल रखेंगे, ठीक है। दिस इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने एम्प्लॉयज का ख्याल रखो। कल को आप लोग भी जब बड़े बड़े बिजनेसमैन बनेंगे, आप बिजनेस करेंगे, आई होप कि आप में से कुछ लोग बिजनेस करें, बिकॉज आप बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप में से सब लोग कल को एम्प्लॉयमेंट में चले जाए। आई होप कि आप में से कुछ लोग बिजनेस करेंगे, और जब आप बिजनेस करेंगे आपके अंडर भी बहुत सारे एम्प्लॉयज होंगे, एंड आई होप कि आप उनको अच्छे से ट्रीट करेंगे, बिकॉज एज अ बिजनेस ये जो लोग आपके लिए काम करते हैं, उन लोगों का वेलफेयर जो है वो आपकी जिम्मेवारी है, और वो इन टर्न आपके बिजनेस के लिए ही फायदेमंद साबित होगा, ठीक है। ये हो गई एम्प्लॉयज की बात। इसके वजह दूसरा बड़ा स्टेक होल्डर होता है शेयर होल्डर। शेयर होल्डर मतलब वो लोग जिन्होंने मेरे बिजनेस में पैसा लगाया है। आगे आप समझेंगे कि कभी कभार क्या होता है कि बिजनेस में मैनेजमेंट अलग होती है, ओनरशिप अलग होती है। जो लोग बिजनेस को चलाते हैं वो अलग है, और जिन लोगों ने पैसा दिया है वो अलग है, उनको हम ओनर या शेयर होल्डर या इक्विटी होल्डर के नाम से भी बोलते हैं। अब इन लोगों के लिए बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन लोगों ने तो मुझे पैसा दिया है, लोगों ने बिजनेस को पैसा दिया है, तो बिजनेस का काम है कि इनकी जो शेयर होल्डिंग का जो वेल्थ है उसको क्या किया जाए, मैक्सिमाइज किया जाए, इनकी इन्वेस्टमेंट्स को मल्टीप्लाई किया जाए, इनको अपनी इन्वेस्टमेंट्स पे रिटर्न्स दिए जाए। तो इससे क्या होगा, इससे शेयर होल्डर्स का फेथ जो है हमारे बिजनेस पे पड़ेगा, वो कल को अगर हमें पैसे की और रिक्वायरमेंट होगी तो हमें और पैसा उठा के दे देंगे, ठीक है। तो अभी इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बस हमें कंपनी पढ़नी है, आगे वहां पे हम उसको डिटेल में समझेंगे शेयर होल्डिंग और ये शेयर होल्डर क्या होता है, मैनेजमेंट और ओनरशिप अलग कैसे होती है। अभी के लिए आप इतना समझिए कि जिन लोगों ने आपके बिजनेस में पैसा लगाया है, जो आपके इन्वेस्टर है, बिजनेस का काम है कि उनको इनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ा के देना, ये बिजनेस का काम है। अब मुझे ये नहीं पता कि आप में से हो सकता है कुछ लोग शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हो या इन्वेस्ट करते हो,
तो आपको आइडिया होगा कि आप भी उन बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं मोस्टली जो आपको प्रॉफिटेबल लगते हैं और जो आपको लगता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट को जो है वो बढ़ा के दे देगी। ठीक है, तो ये बिजनेस की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो ओनर है, जो इन्वेस्टर है, आप उनकी वेल्थ का ख्याल रखो, उसको एफिशिएंट यूटिलाइज करो और उसको बढ़ाने की कोशिश करो। तो स्टेक होल्डर के लिए, मेरे पास शेयर होल्डर के लिए वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है वो मेरा रहेगा मेन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब बिजनेस का जो एक और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर है वो है गवर्नमेंट। ठीक है, अब गवर्नमेंट की भी अपनी एक्सपेक्टेशन है बिजनेस से, तो एज अ रिस्पॉन्सिबल बिजनेस आप क्या करोगे गवर्नमेंट के लिए? आप अपने टैक्सेस टाइम पे दोगे, एक तो टाइमली दोगे और अपने अपने टैक्सेस जो है वो ऑनेस्टली पे करोगे। ठीक है, एज अ रेस्पॉन्सिबल बिजनेस। और जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है या रेगुलेशंस है, लाइक लेबर लॉज है, फैक्ट्री लॉज है, ये क्या चीजें हैं? गवर्नमेंट ने लेबर के वेलफेयर के लिए कुछ लॉ बनाए हैं कि लेबर को अपने मिनिमम कितनी सैलरी देनी है, लेबर को अपने कितने घंटे काम करवाना है, कितनी छुट्टियां देनी है, लेबर के लिए क्या क्या फैसिलिटी होनी चाहिए। तो ये सारी आप फॉलो करोगे। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे आप कभी रेगुलेटरी मैटर्स में नहीं फंसोगे और आप अपने बिजनेस पे मेन फोकस कर सकते हो। तो गवर्नमेंट के लिए आपका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि आप कंप्लाई करें जो भी गवर्नमेंट की रेगुलेशन है, चाहे वो टैक्सेशन लॉज है, चाहे वो अदर देन टैक्सेशन लॉज है, लेबर, फैक्ट्री और भी दूसरे लॉज जो है, आप उन लॉज के साथ कंप्लाई करें। बहुत सारे लॉज होते हैं गवर्नमेंट के जो एक कंपनी पे एप्लीकेबल होते हैं, एक बिजनेस पे एप्लीकेबल होते हैं। आप वो कोशिश करिए कि आप उन सब लॉज के साथ कंप्लाई करें। ठीक है, अब कस्टमर को अलग से डील करेंगे, सप्लायर और लेंडर। ठीक है, ये क्या, ये कौन से होते हैं? जो लोग आपको सर्विसेज देते हैं, बिकॉज एज अ बिजनेस आपका काम क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करना। ठीक है, सेल करना। लेकिन सेल करने के लिए तो पहले आपको परचेज करना पड़ेगा या आपको मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर आप परचेज कर रहे हैं तो आपके लिए कौन सा होगा? अगर आप परचेज कर रहे हैं तो आपके लिए होगा सप्लायर, जिसे आप परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको जो भी ड्यूज है आप उसको टाइमली दो और विद इंटरेस्ट, जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस है। आप अपने सप्लायर के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको उसके ड्यूज जो है वो टाइमली देंगे, उसको आपको टाइमली उसके ड्यूज जो है वो सारे दे देंगे। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी आपके सप्लायर साइड के लिए। और अगर आप मैन्युफैक्चरर है, तो हो सकता है ये मशीनरी या फैक्ट्री डालने के लिए आपने बैंक से लोन लिया हो, तो उस केस में आपका बैंक जो है आपका लेंडर होगा। या मैन्युफैक्चर ना भी हो सकता है कि अपने बिजनेस के लिए आपने किसी से लोन लिया हो एज अ लेंडर, तो लेंडर के लिए भी आपके लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप टाइमली उसका पैसा जो है उस तक पहुंचाए। उसने भरोसा करके आपको पैसा दिया है, आप टाइमली उसको उसका पैसा दे दे। ये एज अ बिजनेस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, किसके लिए? सप्लायर के लिए और लेंडर के लिए। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा जो स्टेक होल्डर स्पेसिफिक रोल्स ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे बिजनेस के। ठीक है, अब एक इसमें बचा है कस्टमर वाला, तो ये तो ऑलरेडी एक्सप्लेन हो रखा है कि एक्चुअली जो मैटर करता है गवर्नमेंट, एम्प्लॉय, स्टेक होल्डर, ये सब बाद में आते हैं, पहले आता है कस्टमर। अगर मेरा कस्टमर ही सेटिस्फाइड नहीं है तो बिजनेस मेरा फ्लो कभी भी सरवाइव नहीं करेगा। बिकॉज कस्टमर एक्चुअली वो बंदा है जो पे करता है मेरे गुड्स और सर्विसेज के लिए। कस्टमर एक्चुअली वो बंदा है जो मेरे गुड्स सर्विसेज के लिए पे करता है। और अगर ये सेटिस्फाई नहीं है तो फिर आगे बिजनेस को तो ऑलरेडी आपको पता है कि बिजनेस का सर्वाइवल ऐसे ही मुश्किल है। अब कस्टमर को सेटिस्फेक्शन में क्या क्या चीजें आती है कि क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज हो। ठीक है, और उसमें ये चीज आती है कि उसको आफ्टर सेल सर्विसेज मिल जाए। क्या जो भी चीजें कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए जरूरी एज अ बिजनेस है, वो सारी सर्विस मुझे कस्टमर को अचीव को प्रोवाइड करनी है। अगर मैं वही नहीं करूंगा तो मैं जो प्रॉफिट, मार्केट स्टैंडिंग, ये सब चीजें तो कभी होंगी ही नहीं। तो इसीलिए एज अ स्टेक होल्डर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो मेरा क्या है कस्टमर के लिए है कि मैं कस्टमर को उसकी सेटिस्फेक्शन के हिसाब से जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड कर लूं सारी। ठीक है, ये यहाँ पे भी आ गया और ये चीज यहाँ पे भी आ गई, चीज इसके बाद भी आएगी। ठीक है, अब एक लास्ट पार्ट, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ये क्या होते हैं? ये होते हैं वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो बिजनेस के हैं सोसाइटी के लिए। ठीक है, इसमें मैंने लिखा है मॉरल और फोर्स्ड। अब इस चीज को आप समझिए, अब इस चीज को आप बहुत ध्यान से समझेंगे। ठीक है,
पहले पहले जो था पहले पहले जो था आपको पता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई पहले पहले, हमने शायद ट्रेड हिस्ट्री में भी पढ़ा था, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई। और इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ क्या हुआ, बहुत सारा लेबर जो है वो एंगेज करना पड़ा। बिफोर टेक्नोलॉजी आपको लेबर जो है वो एंगेज करना पड़ा फैक्ट्रीज में, मशीन फैक्ट्रीज में, आपके जहां पे आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अंजाम दे तो लेबर एंगेज करना पड़ा। ठीक है, अब हम हमारा जो कॉन्सेप्ट है आपको पता होगा सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का, वो क्या है। तो धीरे धीरे जो लोग थे, जो सोशल बेसिकली एक्टिविस्ट थे, और जो एक सोशल अवेयरनेस लोगों की हुई, तो लोगों ने, मॉरल से मेरा क्या मतलब है, मॉरल से मेरा मतलब है कि ये चीज जो है कोई लॉ में नहीं थी मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज अब ये लॉ में आ गई है। इनिशियली इनिशियली तक ये चीज लॉ में नहीं थी, ये एक मॉरल ओब्लिगेशन बिजनेस पे बनाई गई कि चूंकि बिजनेस इस सोसाइटी का पार्ट है, अगर कोई भी बिजनेस एबीसीडी है, ये बिजनेस अपनी फैक्ट्री डाल रहा है, ठीक है, इस फैक्ट्री से काफी सारा पोल्यूशन हो रहा है, और वो पोल्यूशन जो है एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर रहा है। ऐसे कोई वेस्ट वाटर निकलता है, वाटर बॉडीज को इफेक्ट कर रहा है, या नॉइज पोल्यूशन क्रिएट करता है, वो नॉइज इफेक्ट करती है सोसाइटी को। और इसके अलावा भी जो बिजनेस अपने रिसोर्सेज लेता है, वो कहां से ले रहा है, सोसाइटी से ही ले रहा है। हमने ऑलरेडी पढ़ा था प्राइमरी इंडस्ट्री में, हमने क्या पढ़ा था कि हर चीज का जो जेनेसिस है वो नेचुरल रिसोर्सेज से है। अगर कोई मेटल है वो कहां से, नेचुरल, वो कहां से आ रहा है, नेचुरल रिसोर्स है, जमीन से आ रहा है। अगर कोई पानी यूज कर रहा है वो कहां से आ रहा है, नेचुरल रिसोर्स है। अगर कोई सोलर एनर्जी यूज कर रहा है वो कहां से आ रही है, नेचुरल रिसोर्सेज है। अगर कोई फ्यूल यूज कर रहा है, फ्यूल कहां से आ रहा है, जमीन से, नेचुरल रिसोर्सेज है। तो अगर बिजनेस इस सोसाइटी के सारे रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, तो इस बिजनेस को एज अ मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी रिपे करना चाहिए सोसाइटी को। ठीक है, यानी इस बिजनेस का जो होली एंड सोली गोल ये नहीं कि प्रॉफिट कमाए, इस प्रॉफिट कमाने के साथ इसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है एज अ मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट फोर्स्ड, एज अ मॉरल ओब्लिगेशन, इस बिजनेस को क्या करना चाहिए, इस बिजनेस को रिपे करना चाहिए सोसाइटी को। जो इसने कॉस्ट इनकर किए है, जो इसने ये वाटर बॉडीज से पानी लिया है, जो इसने ये सोलर एनर्जी यूज की है, जो इस बिजनेस ने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज किया है, जो इस बिजनेस की फैक्ट्री से पोल्यूशन हुआ है, तो जो इसने सोशल लॉस, एनवायरमेंटल लॉस जो है जो इसने किया है, इसको इस बिजनेस की ऑब्लिगेशन बनती है कि ये बिजनेस जो है इस सोसाइटी को रिपे करे। ठीक है, लेकिन इनिशियली ये चीज थी मॉरल, देयर वाज नो लीगल ऑब्लिगेशन, बिजनेस पे कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं थी। इट वाज अ केस, जो सोशल एक्टिविस्ट ने, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट्स ने केस पुट किया था, एक उन्होंने अपना एक आर्गुमेंट पुट फोर्थ किया था कि बिजनेसेस को रिपे करना चाहिए सोशल कॉजेस के लिए, सोशल पर्पस के लिए शुड रिपे, उनको उनको वो चीजें, उनको वो स्टेप्स लेने चाहिए दैट आर मेंट फॉर सोशल गुड। ठीक है, तो उसमें जो पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मॉरली, वो बनती है कि बिजनेस अपने प्रॉफिट्स के पीछे ही ना पड़ा रहे, ये कस्टमर तक क्वालिटी गुड्स पहुंचाए रीजनेबल प्राइसेस पे। अब ये यहां पे क्यों है, बिकॉज बिजनेस की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर बिजनेस को लगता है कि हमारा कोई जो प्रोडक्ट है वो ओवर प्राइज्ड ही बिक रहा है, तो वो क्यों प्राइसेस को रीजनेबल करे। सपोज एक बिजनेस के लिए किसी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग है 20 रुपए, उसको पता है मार्केट में इसको 120, 130, 200 रुपए भी देने के लिए लोग रेडी है, तो अगर हम देखें तो बिजनेस को फ्रॉम प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है इसका प्राइस कम करने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर हम ऐसा मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी देखें तो बिजनेस को ये देखना चाहिए कि मैं ये जो गुड्स है जितने भी रीजनेबल प्राइसेस पे दे सकता हूँ, जितने रीजनेबल प्राइसेस पे मैं ये दूं, तो ये एक मॉरल ऑब्लिगेशन है बिजनेस की, इट इज नॉट अ लीगल ऑब्लिगेशन। तो बिजनेस को जो है क्वालिटी गुड्स जो है वो रीजनेबल प्राइसेस पे देने चाहिए। देते नहीं है या नहीं वो एक अलग एस्पेक्ट है, लेकिन देने चाहिए। बट इसमें भी फिर कस्टमर का भी रोल रहता है, कुछ चीजें बिकती है ड्यू टू देयर हाई प्राइस, कुछ चीजें ऐसी है जितना उनका प्राइस हाई हो तभी वो बिकते हैं, अगर उनके प्राइसेस कम की तो वो बिकेंगे नहीं। तो वो एक अलग एस्पेक्ट हो गया, अलग गुड्स हो गए। लेकिन इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस अ बिजनेस शुड ट्राई टू प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइस, ये इनकी एक मॉरल ऑब्लिगेशन बनती है। ठीक है, इसके अलावा बिजनेस को चाहिए कि गवर्नमेंट की, आपको पता है बहुत सारी स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती है मेंट फॉर पब्लिक वेलफेयर। ठीक है, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स होती है जिनका पर्पस, जिनका एंड पर्पस होता है पब्लिक का वेलफेयर। लेकिन आपको ये भी पता है उस चीज में
कि जो कंपनीज है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स है, उनको चाहिए कि उन सब स्कीम्स में जो है गवर्नमेंट का साथ दे। लाइक अभी एक स्कीम चल रही थी, आपको पता होगा, स्वच्छ भारत करके। ठीक है, इसमें जो गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव था वो ये था कि हम कंट्री को क्लीन करेंगे। ठीक है, तो अच्छी चीज है, क्लीनेस ड्राइव इज अ गुड थिंग, ये अच्छी चीज है, एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड वेलफेयर स्कीम है। तो एज अ कॉर्पोरेट आपको पता है, अगर मैं इस स्कीम में पार्ट हूं तो मुझे खर्चा होगा। अगर मैं कहीं पे सफाई का कोई भी प्रोग्राम करूंगा, क्लीनेस ड्राइव करूंगा अपनी कोई फैक्ट्री के बाहर, अपनी कोई रोड पे या कोई भी पब्लिक पार्क में, उसमें कंपनी को खर्चा आएगा। अब खर्चे से क्या होगा, प्रॉफिट कम होगा कंपनी का। बात तो सही है, लेकिन एज अ सोशल ऑब्जेक्टिव बिजनेस को क्या चाहिए कि वो ऐसी गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स का सपोर्ट करे विच आर मेंट फॉर लार्जर पब्लिक गुड, जो लार्जर पब्लिक गुड के लिए है। बिजनेस को चाहिए कि उनको अपना पैसा एक्सपेंडिचर करके उनको सपोर्ट करे। ठीक है, तो फाइनली उनको कमाना कहां से, इसी पब्लिक से, इन्हीं लोगों से कमाना है, इसी एनवायरमेंट से कमाना है, इसी इकोसिस्टम में अपने गुड्स को बेचना है। तो जब इकोसिस्टम साफ ही नहीं रहेगा तो वो कमाएंगे कहां से। तो एज अ बिजनेस की एक मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितना वो पोल्यूशन लॉस कर रहा है उसको वो मेक गुड करे। ठीक है, बिजनेस का एक और टारगेट होना चाहिए कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करे। आपको ऑलरेडी पता है कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में गवर्नमेंट का की हेल्प करती है। जो हमारा पढ़ा लिखा मैन फोर्स है उनको रिक्रूट करते हैं, उससे क्या होता है कि उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है और बिजनेस को जो है अपना स्किल जो है वो मिल जाता है, अपना स्किल्ड वर्कर मिल जाते हैं। तो ये भी बिजनेस की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। अब हम आते हैं उस पार्ट पे जो मेन पार्ट है, सीएसआर स्पेंडिंग। सीएसआर स्पेंडिंग का मतलब क्या होता है? सीएसआर स्पेंडिंग का मतलब ये होता है कि मैंने आपको कहा था इनिशियली ये चीज जो थी ये कोई फोर्स नहीं थी, इट वाज नॉट इन शेप ऑफ लॉ। ठीक है, यहां पे मैं लिखूंगा मॉरल, आउट ऑफ ओन विल। अगर करना चाहे बिजनेस तो कर सकते हैं, करना चाहे तो नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट को भी फील हुआ कि हमें इस चीज को जो है एक लीगल शेप देनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जो नया कंपनीज एक्ट बना, ये भी आप शायद पढ़ेंगे आगे, उसमें गवर्नमेंट ने कुछ थ्रेशोल्ड डिसाइड किया, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, कि जो बड़ी कंपनीज है, मैं लिख रहा हूं जो बड़ी कंपनीज है, बड़ी कंपनीज क्या होती है, उससे एक थ्रेशोल्ड है, जिनका टर्नओवर कुछ लिमिट से ज्यादा हो, जिनका नेटवर्थ कुछ लिमिट से ज्यादा हो। ठीक है, वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो बड़ी कंपनीज है उनको अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज जो है सीएसआर एक्टिविटीज पे स्पेंड करना है विद इन इंडिया, विद इन द कंट्री। उसमें वो क्या कर सकते हैं, उसमें वो पॉवर्टी को रिमूव कर सकते हैं, उसमें वो हंगर के लिए काम कर सकते हैं, उसमें वो वुमेन राइट के लिए काम कर सकते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर सकते हैं, कोई पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम कर सकते हैं। उसमें वो लिस्ट दिया हुआ है कि कुछ बड़ी कंपनीज को मैंडेटरी, इनको मैंडेटरी क्या करना है, सीएसआर के अंडर खर्चा करना है। ठीक है, तो इनके लिए ये लीगल, मॉरल प्लस लीगल ऑब्लिगेशन बन गई। ठीक है, उन कंपनीज का थ्रेशोल्ड आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मॉरल एंड लीगल ऑब्लिगेशन बन गई उनके लिए। लीगल मतलब विच इज मैंडेटेड अंडर लॉ, नहीं करेंगे तो उनको लीगल प्रोविजन जो है वो लग जाएंगे। और मॉरल तो है ही है। जो छोटी कंपनीज है उनके लिए अभी भी एक मॉरल ऑब्लिगेशन है कि वो सोसाइटी को रिपे करे। और लास्टली एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, यानी अपना जो भी एनवायरनमेंट के लिए इको फ्रेंडली जो है वो रिसोर्सेज यूज करे या ग्रीन रिसोर्सेज यूज करे। ठीक है, तो ये सब जो है ये हमारे एनवायरमेंटल चीजें जो है, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट में ये सब आता है। तो ये सब हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स एक बिजनेस को अचीव करने चाहिए। ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली एक बिजनेस जो है इसी सोसाइटी का पार्ट है, वो इस सोसाइटी से बाहर नहीं है। तो हो सकता है कि आपके लिए जो है कुछ चीजें एप्लीकेबल ना हो लीगली, लेकिन मॉरली तब भी वो आपके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल देते हैं आपके साथ एक लीगल मॉडिफिकेशन का क्या हो। आपको ये पता है कि ओवर स्पीडिंग जो है वो लीगली अलाउड नहीं है, यानी अगर आप ओवर स्पीडिंग करेंगे किसी पर्टिकुलर हाईवे पे तो आपको लीगली आपके अगेंस्ट चालान हो सकता है। ठीक है, ये आपकी हो गई लीगल ऑब्लिगेशन कि अगर आप ये नहीं करेंगे ये चीज तो आपको क्या है, आपको वहां पे क्या हो सकता है, चालान हो सकता है। ठीक है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल एक कंट्री में लॉ है ही नहीं, कोई कंट्री में ओवर स्पीडिंग के अगेंस्ट कोई लॉ नहीं है, तब भी आपकी मॉरल ऑब्लिगेशन है कि आप गाड़ी को जो है वो रीजनेबल स्पीड पे चलाइए। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपके ओवर स्पीडिंग से आप खुद की और किसी दूसरे की लाइफ को जो रिस्क में डालें। तो ऐसी ऑब्लिगेशन को हम बोलते हैं मॉरल ऑब्लिगेशन। ठीक है, जो खुद ही आप पे ऑब्लिगेशन आती है, जिसके लिए कोई लॉ आपको फोर्स नहीं करता। ठीक है, और अगर इस चीज का लॉ है कि ओवर स्पीडिंग चलिए, इस स्पीड से ऊपर जो है ओवर स्पीडिंग में आएगा, तो तब वो आपकी मानी जाएगी एक लीगल ऑब्लिगेशन। तब आपको अगर आप स्पीड लिमिट ब्रेक करेंगे तो आपको पेनलाइज किया जाएगा।
इसी तरह जो सीएसआर है, सीएसआर एक बिजनेस की मॉरल ऑब्लिगेशन है, एथिकल ऑब्लिगेशन है, और एट द सेम टाइम अभी कुछ केसेस में ये लीगल ऑब्लिगेशन भी बिजनेस की बन गई है ड्यू टू जो नए नए लॉज जो अभी आए हैं कंपनीज एक्ट 2013 के जरिए। अब ये कंपनी की लीगल ऑब्लिगेशन भी, कुछ कंपनीज की लीगल ऑब्लिगेशन भी बन गई है। ठीक है, तो ये हमारे पास बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स का पूरा जो चार्ट है उसको हमने कंप्लीटली डिटेल्ड वे में डिस्कस किया। तो आपके लिए एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और वैसे भी समझने के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है। ठीक है, चलिए अब लास्ट पार्ट इस चैप्टर का, लास्ट पार्ट जो है इसमें से बहुत सारी चीजें हमने ऑलरेडी कवर कर ली। हम इसको एक बार फटाफट से देखेंगे और हम आज के टॉपिक को माइंड अप करेंगे। एक टॉपिक आपका लास्ट बचता है, वो बचता है प्रॉफिट एज अ मेन गोल ऑफ बिजनेस, या रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस के नाम से, या तो रोल ऑफ प्रॉफिट के नाम से, या प्रॉफिट एज अ मेन मोटिवेटर के नाम से ये टॉपिक आपके पास है। उसमें आपको ये डिस्कस करने के लिए बोला गया है कि प्रॉफिट जो है, हमने इतने सारे ऑब्जेक्टिव बिजनेस के पढ़े, लेकिन सबसे जो मेजर जो है बिजनेस का जो मेन गोल है, जो कि हम डिस्कस भी किया, वो है प्रॉफिट कमाना। फिर उसके बाद आपको जो बोला गया है कि आप प्रॉफिट अर्निंग और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को कंपेयर करो। तो पहले सिनेरियो में हम पढ़ेंगे कि केसेस, बेसिकली आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ प्रॉफिट, कि हमें प्रॉफिट अर्निंग करनी चाहिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं करनी चाहिए। फिर दूसरे सिनेरियो में हम पढ़ेंगे जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है उसके अगेंस्ट जो है हम केसेस पढ़ेंगे। अगेंस्ट का मतलब क्या होता है कि हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के पीछे क्यों नहीं भागना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब हमें प्रॉफिट अर्निंग हमारा गोल होना चाहिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है प्रॉफिट को बढ़ाना 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 बढ़ाना, ये हमारा गोल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम इन चीजों को एक बार डिस्कस करेंगे। बिजनेस को प्रॉफिट अर्निंग क्यों करनी चाहिए? बिकॉज प्रॉफिट से बिजनेस सर्वाइव, हमने पढ़ा सर्वाइव होगा, सर्वाइव के बाद क्या होगा, ग्रो होगा। ये भी हमने समझा ऑलरेडी, पीछे हमने समझा ग्रो होगा। और ग्रो के अलावा डाइवर्सिफाई, डाइवर्सिफाई का मतलब क्या होता है, ग्रोथ का मतलब ये होता है कि आप उसी चीज उसी फील्ड में ग्रो हो रहे हैं। ठीक है, हमारा पहले गारमेंट्स का बिजनेस था, पहले सेल 1 लाख थी, अब सेल 2 लाख हो गई, फिर 3 लाख हुई, ग्रोथ होती है। लेकिन मेरा पहले गारमेंट्स का बिजनेस था, अब इसके साथ मैं इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस भी शुरू करना कर दिया। अब इसको हम बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। और ये सब पॉसिबल कब होगा, ये पॉसिबल होगा जब मैं प्रॉफिट कमाऊंगा। एक लॉस मेकिंग बिजनेस ना तो सर्वाइव कर सकता है, ना ग्रो कर सकता है, ना डाइवर्सिफाई कर सकता है। ठीक है, पॉइंट ठीक हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तीसरा, तीसरा जो है तीसरा जो है वो है मेजर ऑफ एफिशिएंसी। क्या मतलब है इसका, कि अगर मुझे बिजनेस ए और बिजनेस बी कंपेयर करना है, दोनों में से कौन सा बिजनेस एफिशिएंट है, तो इसका मेजर क्या होगा, उसकी यार्डस्टिक क्या होगी, प्रॉफिट। प्रॉफिट ही बिजनेसेस की जो एफिशिएंसी को मेजर करने का यार्डस्टिक है। हम कैसे कह सकते हैं कि दो बिजनेस में से कौन स्ट्रांग है, जिसका जितना प्रॉफिट होगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे वेट लिफ्टर ए और वेट लिफ्टर बी को कंपेयर करना, मैं कैसे कंपेयर करता हूं, मैं देखता हूं दोनों में से सबसे ज्यादा वेट कौन लिफ्ट कर सकता है। ठीक है, तो उनकी जो वेट लिफ्टिंग कैपेबिलिटी है वो उनका मेजर रहता है एफिशिएंसी का। सिमिलरली अगर मुझे बिजनेस ए और बिजनेस बी में से देखना है कि कौन सा बिजनेस ज्यादा हेल्दी है, तो कौन ज्यादा हेल्दी है, डेफिनेटली जो ज्यादा प्रॉफिट कमा, जिसके पास ज्यादा रिजर्व्स है। ठीक है, तो प्रॉफिट मेरे पास अर्निंग इसलिए मैंडेटरी है बिकॉज प्रॉफिट मेरे पास मेजर ऑफ एफिशिएंसी है। एक बिजनेस की एफिशिएंसी को मेजर करने का मेरे पास प्रॉफिट ही एक सोर्स है, दैट इज इट। ठीक है, चौथा केस प्रॉफिट कमाने के लिए, प्रॉफिट अर्निंग के लिए, वो ये है कि जो बंदा, जो जब भी बंदा कोई बिजनेस करता है तो वो रिस्क लेता है, तो उन्हें पढ़ा था, जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं तो वी टेक रिस्क। अब इस रिस्क को जो है, इसका रिवॉर्ड मेरे पास क्या रहेगा, प्रॉफिट रहेगा। अगर मैं प्रॉफिट अर्निंग करूंगा ही नहीं तो कोई भी बंदा जो है वो रिस्क लेने के लिए रेडी होगा ही नहीं, इसका मतलब फिर बिजनेस कोई सर्वाइव नहीं करेगा। चूंकि रिस्क है इसीलिए प्रॉफिट भी मेरा मोटिव होना चाहिए। तो प्रॉफिट कमाना इज नॉट अ बैड थिंग, इनफैक्ट इज अ मेन थिंग फॉर सस्टेनिंग एनी बिजनेस। ठीक है, चूंकि बिजनेस में रिस्क है तो इसका जो मेरे पास रिटर्न होगा वो प्रॉफिट की शेप में ही होगा। ठीक है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज की रेपुटेशन बन जाती है, लॉस मेकिंग कंपनीज को कोई याद नहीं करता, लॉस मेकिंग कंपनी की कोई रेपुटेशन नहीं बचती। तो रेपुटेशन हमारा हमेशा किन बिजनेस की रहती है, जो प्रॉफिट मेकिंग हो और जो अपना स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस हो। और फाइनली जो प्रॉफिट है दैट रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ वेल्थ फॉर इन्वेस्टर्स। जो भी इस बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं ओनर है,
उनके लिए जो प्रॉफिट है ये वेल्थ क्रिएट करके देता है। अगर आप भी किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करेंगे और वो कंपनी कल को बढ़ेगी, ग्रो होगी, प्रॉफिट क्रिएट करेगी, तो डेफिनेटली आपका जो शेयर की वैल्यू है वो भी इनफैक्ट डेफिनेटली बढ़ जाएगी। और इससे क्या होगा कि इन्वेस्टर्स के लिए वो बिजनेस जो है वेल्थ क्रिएट कर सकता है। बट करेगा कहां से? ये प्रॉफिट वेल्थ कहां से क्रिएट करेगा? थ्रू प्रॉफिट्स ओनली। ठीक है, ये हो गया हमने ऑलरेडी जो पढ़ा था केसेस फॉर प्रॉफिट अर्निंग, कि प्रॉफिट अर्निंग क्यों जरूरी है और प्रॉफिट क्यों हमारे लिए मेन मोटिवेटर है। अब जो मेन पार्ट है, इसमें जो पार्ट लास्ट है, वो केसेस अगेंस्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्या मतलब है इसका? कि हमें प्रॉफिट अर्निंग तो करनी चाहिए, लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं करनी चाहिए। यानी बिजनेस बाकी सारी चीजों को इग्नोर करके सिर्फ प्रॉफिट कमाने के पीछे लग जाए, उसको बोलते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो ये बिजनेस के लिए भी अच्छा नहीं है, ये बिजनेस के लिए भी अच्छा नहीं है और ओवरऑल भी अच्छा नहीं। आप प्रॉफिट अर्निंग करो, लेकिन सब चीजों को छोड़ के प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के पीछे मत लग जाओ। ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या होता है कि मैं बाकी सारे ऑब्जेक्टिव्स को इग्नोर करके सिर्फ प्रॉफिट और प्रॉफिट कमाने में लग जाऊं। ठीक है, तो वो चीज जो है वो सही एक बिजनेस के लिए नहीं है। तो इसीलिए एक कॉन्सेप्ट बना है केसेस अगेंस्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। वो क्या है वो हम देखिए कि अगर बिजनेस, ठीक है, अब यहाँ पे एक अच्छी चीज है, इसको थोड़ा सा आपको डिस्कस करूंगा आपके साथ। एक अच्छी चीज है, कंक्लूड होने वाला है। तो अच्छी चीज क्या है कि हमने दो बुलेट्स बनाए हैं, अनएथिकल प्रैक्टिसेस और करप्ट प्रैक्टिसेस। दोनों में डिफरेंस है, उसको समझने की जरूरत है कि अगर एक बिजनेस का पर्पस होली एंड सोली प्रॉफिट होगा, एक बिजनेस का पर्पस वो सब कुछ छोटी से प्रॉफिट के पीछे पड़ेगा, तो हो सकता है कि बिजनेस विल रिजॉर्ट टू अनएथिकल प्रैक्टिसेस। ठीक है, प्रैक्टिस आर नॉट एथिकली साउंड। अब एथिक्स क्या होता है, एथिकली साउंड क्या होता है? एथिक्स वर्ड में समझो, एथिक्स क्या क्या एथिक्स का मतलब क्या होता है? एथिक्स का मतलब होता है एक सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग। एथिक्स का मतलब होता है एक सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग। हम सब लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग है। ठीक है, तो बिजनेस के अंदर भी है, बिजनेस कौन से चलाते हैं? हम लोग ही चलाते हैं बिजनेस, तो बिजनेस ओनर ही चलाते हैं ना। अब हम सब के अंदर एक सेंस है राइट और रॉन्ग का। ठीक है, विच इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब होता है विच स्प्रेड्स अक्रॉस ऑल ह्यूमंस विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, रिलीजन, इथनिसिटी। सही और गलत। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं, झूठ बोलना सही है या गलत है? गलत है। और ऐसा थोड़ी है कि इस कंट्री में गलत है दूसरी कंट्री में ठीक है। यूनिवर्सली झूठ बोलना गलत है। ठीक है, किसी को ऑप्रेस करना, ऑपरेशन, सही है या गलत है? यूनिवर्सली गलत है, कोई भी नहीं बोलेगा कि ऑपरेशन सही चीज है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है कि हमारे अंडर यूनिवर्सल वे में एक सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग है। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल आप सड़क पे चल रहे हैं और आपने देखा कि कोई बंदा है जिसको हेल्प की जरूरत है, किसी बंदे को लगी है और उसको कोई मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत है। अब आप उसके लिए कोई एफर्ट लेंगे या नहीं लेंगे? ठीक है, तो यहां पे आपको अक्रॉस द ग्लोब यूनिवर्सली आपको फील होगा कि आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए, आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो ये सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग होता है। ठीक है, तो अब पॉइंट क्या है, आप फिर करो या नहीं करो वो सेकेंडरी है, लेकिन जो आपको फीलिंग उस टाइम पे आई कि यू शुड हैव हेल्प दैट पर्सन, ये होता है जो सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग जो हम सब लोगों के अंदर है। अब अगर बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के पीछे लगेगा तो ये क्या करेगा? इट विल रिजॉर्ट टू अनएथिकल प्रैक्टिसेस। ठीक है, हम इसकी एक एग्जांपल देते हैं। यहां पे मैं एक्चुअली क्या बताना चाहता हूं कि अनएथिकल और करप्ट प्रैक्टिस में क्या फर्क है। अनएथिकल का मतलब क्या होता है? अनएथिकल का मतलब ये होता है, आपने वर्ड सुना होगा होर्डिंग, सुना होगा, जिसको हम जमाखोरी भी बोलते हैं। ठीक है, या ओवर चार्जिंग। अच्छा, अब होर्डिंग और ओवर चार्जिंग मे नॉट बी लीगली रॉन्ग। हो सकता है कि कोई कानून इनके अगेंस्ट ना बना हो, लेकिन इथिकली दी प्रैक्टिसेस आर रॉन्ग। और बिजनेस को पता है कि होर्डिंग और ओवर चार्जिंग से मैं ज्यादा कमाऊंगा। एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने पहले भी बताया हो कि मैं कोई एग्जांपल लेता हूं तो काइंडली इसको पर्सनल ना ले और उसको कोई ग्रुप के साथ एसोसिएट ना करिए, जस्ट उस टाइम पे जो दिमाग में चीजें आती है। आपको पता है हमारा श्रीनगर जम्मू हाईवे जो है, हमारा श्रीनगर जम्मू हाईवे जो है वो आपको पता है विंटर में बंद हो जाता है। ठीक है, विंटर में क्या हो जाता है? बंद।
ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल कोई फ्रूट ग्रोवर है या कोई वेजिटेबल वेंडर है, एग्जाम्पल है, इसलिए मैं कहता हूं कि इसको पर्सनल ले लेना, ए या बी है। अब वेदर प्रिडिक्शन है कि अगले वीक जो है पूरा जो है, अगले वीक जो है पूरा जो है हाईवे ब्लॉक रहेगा ड्यू टू स्नो और ड्यू टू रेनफॉल। तो अगले वीक आपका हाईवे से कोई सप्लाई नहीं आएगी, ठीक है। अब हमें प्रिडिक्शन पता है। अब इस बिजनेस के पास अभी गुड्स है जिनको ये सेल कर सकता है। अब ये बिजनेस क्या कर रहा है, ये गुड्स को सेल नहीं कर रहा, ठीक है। ये गुड्स को सेल नहीं कर रहा, ये गुड्स को अपने गोडाउन में ही रख रहा है, ठीक है, अपने गोडाउन में ही रख रहा है। एक एग्जाम्पल है, अपने गोडाउन में ही रख रहा है। उसके बाद जब ये रास्ता बंद हो गया, ठीक है, इसके बाद ये आ गया और इन गुड्स को अब मार्केट में बेच रहा है, ठीक है, इन गुड्स को मार्केट में बेच रहा है। इसलिए बिकॉज अब हाईवे बंद हो गया, अब रेट्स उस चीज के बढ़ गए हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू इसने कुछ गलत नहीं किया। हम इसको बोलेंगे कि ये तो बहुत ही समझदार और सुलझा हुआ बिजनेसमैन है, इनफैक्ट हम इसको बोलेंगे कि एफिशिएंट बिजनेसमैन है, इसने कितना तेज दिमाग लगाया है। लेकिन अगर हम इथिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इसका पर्सपेक्टिव से देखें तो ये चीज गलत है, होर्डिंग कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है। होर्डिंग का मतलब क्या होता है, कोई प्रोडक्ट को छुपाना, मार्केट से गायब करना, ताकि उसकी टेम्पररी क्या हो जाए, उसकी टेम्पररी शॉर्टेज क्रिएट हो जाए, उसके बाद उसको महंगे दामों से बेचना। ऐसे करके आप प्रॉफिट तो कमा सकते हैं, लेकिन ये इथिकली गलत है। तो अगर बिजनेस का फोकस प्योरली इस पॉइंट पे रहेगा, प्रॉफिट पे रहेगा, तो बिजनेस माइट रिजॉर्ट टू अनइथिकल प्रैक्टिसेस, वो अपने इस सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग को छोड़ देगा, या हम बोल सकते हैं ओवर चार्जिंग, ठीक है। ओवर चार्जिंग का क्या मतलब होता है, किसी प्रोडक्ट को अगर मुझे 20 रुपए इसका प्राइस बन रहा था, मैं उसको ओवर चार्ज करके बेच रहा हूं, ठीक है। अब ये भी इथिकल इसमें आता है, बिकॉज ओवर चार्जिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, ठीक है। अब वो आप एज अ पर्सन जो सेलर है उसको अपना देखना है, क्या मैं ओवर चार्ज तो नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये चीजें इथिकल एस्पेक्ट में आती है, ठीक है, इथिकल एस्पेक्ट में आती है, जहां पे आपको अपना सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग जो है वो बताएगा कि मुझे एक्टिविटी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। एक और चीज आता है कि कोई प्रोडक्ट मैं सेल कर रहा हूं फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं और मुझे पता है, मुझे ये पता है कि इसमें कोई जो है नुक्स है, कोई खराबी है, ठीक है। अब मुझे बताना चाहिए कस्टमर को या नहीं। अगर हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो नहीं बताना चाहिए, लेकिन एथिकली मुझे कस्टमर को इसके नुक्स के बारे में बताना चाहिए। लेकिन एज अ बिजनेस आप उसको नहीं बताते, क्योंकि आपको पता है ये मेरा माल बिक जाएगा, मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है बेसिकली वो मेरा जो है अगेंस्ट जाता है एथिक्स के। तो बिजनेस माइट रिजॉर्ट टू अनएथिकल प्रैक्टिसेस। अब दूसरा होता है करप्ट प्रैक्टिसेस। यहाँ पे एथिक्स की बात नहीं आती, यहाँ पे सिंपली जो चीज गलत है वो बिजनेस करता है। फॉर एग्जाम्पल मिलावट, अडल्ट्रेशन, है ना। ये आपको पता है कि मैं चीजों में मिलावट करूं, दूध में पानी मिलाऊं, दाल में कंकर मिलाऊं, कुछ भी ऐसे करके अडल्ट्रेशन करूं, ठीक है। ये तो सिंपल बेसिक चीजें हैं, और आजकल तो बड़ी बड़ी लेवल्स पे अडल्ट्रेशन मिक्सिंग हो जाती है। तो अब ये किस में आता है, करप्ट प्रैक्टिस में, जो चीज लीगली भी गलत है, ठीक है। आपको बहुत छोटी एग्जांपल थी, बहुत बड़ी एग्जांपल्स होती है करप्ट प्रैक्टिस में। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, कोई ऑक्शन होने वाला है, ठीक है, कोई ऑक्शन होने वाला है। अब ऑक्शन में क्या है, ऑक्शन में हम बिठा देते हैं फेक बिडर्स को, ऑक्शन प्राइसेस को मैनिपुलेट करने के लिए, या तो सेलर साइड से या बायर साइड से। अब ये इसके हमारे किस में आता है, करप्ट प्रैक्टिसेस में आता है, प्रोडक्ट की प्राइसेस को मैनिपुलेट करने के लिए, ठीक है। और ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिसेस है जिनसे हम सबको बचना चाहिए। तो अगर बिजनेस का केस रहेगा सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो बिजनेस माइट रिजॉर्ट टू अनएथिकल प्रैक्टिसेस या करप्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है। तीसरा, ये भी आपको पहले पहले देखा होगा कि अगर बिजनेस अपना प्रॉफिट के पीछे बड़ा रहेगा, तो वो एक्सप्लॉइट कर सकता है वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉयज को। क्यों, उनसे ज्यादा काम करवा के, उनको फेयरली ना पे करके, और बहुत सारे तरीकों से उनको एक्सप्लॉइटेशन कर सकता है। बिकॉज बिजनेस का पूरा फोकस क्या रहेगा, प्रॉफिट पे, ठीक है। तो जो ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स है बिजनेस के, वो उनको भूल जाएगा, उनको छोड़ देगा, ठीक है। और लास्टली, बिजनेस माइट इग्नोर इट्स लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, ठीक है। अब शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट्स कमाना या सिर्फ प्रॉफिट्स कमाना बिजनेस के लॉन्ग टर्म को जो है वो क्या कर सकता है, वो बिजनेस के लॉन्ग टर्म को जो है वो खराब कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक कस्टमर आया और मैंने इसको कोई चीज जो है वो गलत बेच दी, कोई चीज जो है वो गलत बेच दी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इससे 100 रुपए कमा लिए इससे,
ठीक है। लेकिन जब एक कस्टमर घर जाएगा और ये चीज को देखेगा, तो ये क्या देखेगा कि हाँ इसने तो मुझे धोखा दिया, अगली बार ये कस्टमर इस दुकान पे कभी नहीं जाएगा। तो मैंने यही 100 रुपया कमाया ना इससे। अगर मैंने इसको अच्छी चीज दी होती, 80 रुपए में दी होती या अच्छी चीज दी होती, तो ये कस्टमर मेरे पास बार बार आता, 80, अगली बार फिर से आता, फिर से आता। हो सकता है अपने साथ एक कस्टमर, दो कस्टमर को और ले आता। ठीक है। लेकिन मैंने शॉर्ट टर्म गेन के लिए अपना लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट जो है वो क्या किया, वो इग्नोर किया। मैंने शॉर्ट टर्म के फायदे के लिए अपना लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट जो इग्नोर किया। तो बिजनेस अगर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे फोकस करे, तो हो सकता है वो शॉर्ट टर्म कमाने में अपना लॉन्ग टर्म के जो इंटरेस्ट है उनको सेक्रीफाइस करे। और हो सकता है शॉर्ट टर्म में उसको लगे कि मुझे फायदा हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसको नुकसान हो रहा है। ठीक है। तो ये हो गया ओवरऑल बिजनेस के बारे में बात। तो ये हमारे केसेस थे अगेंस्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऐसे सोल ऑब्जेक्टिव को क्यों नहीं फॉलो करना चाहिए। ठीक है। तो ये आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इन चीजों को मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है अपनी पर्सनल लाइफ में भी इंप्लीमेंट करें। जब भी आपको लाइफ में चॉइस हो, जब भी आपको चॉइस हो लाइफ में, तो हमेशा आप इथिकल डिसीजंस लो। हो सकता है कि उस टाइम पे आपको उससे कोई लॉस भी हो शॉर्ट टर्म में, लेकिन आप यकीन मानो लॉन्ग टर्म में वो आपके इंटरेस्ट में ही काम करेगा। ठीक है। जहां पे भी आपको चॉइस हो, जहां पे भी आप कुछ अच्छा कर सकते हो, प्लीज ट्राई एंड डू इट। ठीक है। तो अपनी लाइफ में जब आपको डिसीजन या चॉइसेस लेनी हो, तो आप इथिकल चॉइसेस लो। आप तब ये प्ली मत लो कि ये बिजनेस है, ये तो ऐसे ही चलता है, काम तो ऐसे ही होते हैं, ये झूठ थोड़ी होता है, जो झूठ अच्छे के लिए बोला जाए वो झूठ नहीं होता। नहीं, ये सब वीक आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, सब वीक लोगों के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। तो जब भी आपको लाइफ में ऐसा डिसीजन लेना हो, चाहे उसमें आपका लॉस भी हो, तो आप हमेशा इथिकल डिसीजंस लेंगे। ठीक है। आई होप कि आप लोगों के लिए काफी एंजॉयिंग रहा होगा, मेरे लिए भी काफी अच्छा रहा ये पहला चैप्टर आप लोगों के साथ। और उम्मीद करता हूं कि आप इसको बुक से पढ़ेंगे, आप फर्दर इसमें स्टडी करेंगे, और फर्दर कुछ डिस्कशन की चीजें हमारे से रह गई हो या आप चाहते हो कि हम डिस्कस करें, तो हम उसको फर्दर डिस्कस करेंगे। प्लस अब थोड़ा सा आप क्वेश्चंस को देख लीजिए और समझिए कि आप क्वेश्चंस किस तरीके से बन रहे हैं और उनको हम सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। बुक मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है, उस बुक से आप क्वेश्चंस को करेंगे और मुझे उसके बारे में बताएंगे। और ये क्लास अपलोड होगी कल, यानी 18 को, ट्यूसडे को, ये 11 बजे आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्लास आपकी थर्सडे को होगी, जब हम आपके साथ अपना आपका दूसरा चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे। ठीक है। सी यू नेक्स्ट क्लास, और अल्लाह हाफिज।